आदर, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं स्मृति रस्तोगी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस विशेष वेबिनार में, जिसका टॉपिक है बजट एंड यू, यानी बजट और आप। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण के साझा प्रयासों से आज हम इस वेबिनार को मुमकिन कर पाए हैं। हमारा उद्देश्य है केंद्रीय बजट के प्रभाव के विषय में आगरा के लोगों में जागरूकता पैदा करना। केंद्रीय बजट 2021-22 की हम बात करेंगे। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के चलते हम व्यक्तिगत रूप से आपके बीच नहीं आ सकते, इसलिए आदित्य बिरला सन लाइफ और दैनिक जागरण एक ऑनलाइन निवेशक शिक्षा के साथ यहाँ है, जो इस वेबिनार के माध्यम से सभी दर्शकों को लाभान्वित करेगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के निवेशक शिक्षा और जागरूकता की इस पहल में हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह हमको इससे अपने इन्वेस्टमेंट्स में फायदा होगा। आगरा की अगर बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। आगरा अपनी कई मुगल कालीन इमारतों की वजह से एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, विशेष रूप से ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी, जो सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आगरा अपनी ब्रज संस्कृति के लिए जाना जाता है। ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की उपस्थिति के कारण आगरा में बूमिंग टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ संगमरमर और कालीन जैसे रॉयल क्राफ्ट्स भी हैं। काफी हद तक यहाँ की आबादी एग्रीकल्चर, लेदर, फुटवेयर बिजनेस और लोहे की ढलाई पर निर्भर है। आज का विषय है बजट और आप, जहां हम बात करेंगे केंद्रीय बजट हमें कैसे प्रभावित करेगा और हमें अपने व्यक्तिगत वित्त कर योजना की योजना कैसे बनानी चाहिए और हमारे पोर्टफोलियो को का पुनर्संतुलन कैसे करना चाहिए। इस 90 मिनट के वेबिनार में हमारे साथ बेहतरीन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, जो हमें इस विषय से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। और ऑडियंस में आप सभी से अनुरोध है कि निवेश से जुड़े अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों से Q&A सेशन में पूछें, जो कि पैनल डिस्कशन के अंत में होगा। और आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे मुख्य वक्ताओं से। सबसे पहले क्षितिज अग्रवाल जी, को-फाउंडर एंड सीनियर कंसल्टेंट, सुई जेनेरिस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, आगरा। क्षितिज अग्रवाल जी सुई जेनेरिस के सह संस्थापक में से एक हैं। ये विदेशी मुद्रा, धन प्रबंधन और वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में SME एक्सपोर्ट हाउसेस और HNI के लिए अग्रणीय व्यापारिक और वित्तीय परामर्श फर्म है। कंपनी का कार्यक्षेत्र विभिन्न निजी जीवन बीमा और राष्ट्रीय स्तर पर सेवा देने वाली NBFC कंपनियों के लिए लीडिंग रिस्क एंड एश्योरेंस वेंडर, यानी प्रमुख जोखिम और आश्वासन विक्रेता भी है। क्षितिज अग्रवाल जी की विशेषता उत्पाद विकास और स्टेक होल्डर्स या हितधारकों, विशेषकर अगर बात करें फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी के साथ एक समन्वय बनाकर विकास के अवसरों की पहचान करना है। उनके पास ABN AMRO बैंक के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में भी अहम अनुभव है। उन्होंने ICICI बैंक में अनेक चैलेंजिंग भूमिकाएं निभाई हैं। इनके बेहतरीन कार्यकाल में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ काम और सिटी फाइनेंशियल्स के लिए असाइनमेंट भी शामिल है। आपका हार्दिक अभिनंदन क्षितिज अग्रवाल जी। हमारे दूसरे गेस्ट हैं श्री विनायक सापरे, फाइनेंशियल कोच, पब्लिक स्पीकर, ऑथर, दोहानोमिक्स। सापरे जी की अगर बात करें तो सापरे जी 50 लाख भारतीयों को वित्तीय साक्षरता फैलाने के मिशन पर हैं। विनायक जी एक वित्तीय कोच, लेखक, ब्लॉगर और पब्लिक स्पीकर हैं, जो निवेशकों को सफल निवेश की आदतों के साथ साथ इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर अपने ज्ञान साझा करेंगे। वह दर्शकों को अपनी नवीनतम पहल पैसे की पाठशाला के बारे में भी बताएंगे। पैसे की पाठशाला की अगर बात करें तो ये जो पहल है, किशोरों और युवाओं को पैसे की कीमत और निवेश के मूल, अकबर बीरबल की कहानियों, कबीर के दोहे और गणित की थोड़ी जानकारी के माध्यम से समझाने का एक प्रयास है।
हमारे तीसरे गेस्ट हैं श्री ब्रिजेश गिरी, रीजनल हेड उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। और हमारे आखिरी गेस्ट आज के हैं पैनलिस्ट जो हमारे हैं वो हैं ललित शर्मा जी, जोनल मैनेजर इन्वेस्टर एजुकेशन नॉर्थ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करते हुए ये कहना चाहूंगी कि हम आपकी उपस्थिति के लिए आभारी हैं। हमारे साथ इस वक्त, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि ऑडियंस में जो लोग इस वेबिनार में हिस्सा ले रहे हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैट बॉक्स को यूज करके इस वेबिनार से जुड़े अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जो कि हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। वो भी हमारा जो सेशन है उसके एंड में हम पूछेंगे। तो चलिए इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं अब श्री ललित शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बजट एंड व्यू का कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए प्रेजेंटेशन रखें और सभी वक्ताओं के साथ एक पैनल डिस्कशन के लिए चर्चा खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। और एक बार फिर से मैं अपने सारे श्रोताओं को जो कि आगरा सिटी से बिलोंग करते हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण का ये जो संयुक्त आयोजन है, ये एक नेशनल मिशन के तहत काम कर रहा है, जिसमें हमारा मकसद है कि हम इन्वेस्टर्स अवेयरनेस फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करें। इंडिया का अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास है, जो कि हमारे काफी पड़ोसी देशों के मुकाबले भी काफी कम है। और अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें तो उसके मुकाबले भी काफी कम है। और ये माना जाता है जिसको कि अगर कोई भी देश का जो प्रोग्रेस होता है, जो ग्रोथ होता है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो कितने साक्षर हैं, आर्थिक साक्षर हैं। हमने आज़ादी के बाद से काफ़ी एफर्ट करके सिविल सोसाइटी ने, गवर्नमेंट्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने, पीपल एट लार्ज ने, हमने हमारा जो लिटरेसी रेट है, जो जिसको हम साक्षरता रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं, वो हमने अचीव किया 75% से ऊपर। लेकिन जो हमारी आर्थिक साक्षरता दर है वो अभी भी काफ़ी नीचे है। तो एक ये नेशनल मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आज का एक जो सेशन है वो एक छोटा सा उसका एक बिंदु है उस पूरे मिशन का। मैं धन्यवाद देता हूँ दैनिक जागरण टीम का और हमारे जो सन ऑफ द सॉइल मिस्टर क्षितिज अग्रवाल जी, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रकाश डालेंगे बहुत सारे पहलुओं पर। और हमारे जो रीजनल हेड्स ब्रिजेश गिरी जी, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो मॉडरेट करेंगे आज का हमारा पैनल डिस्कशन। एंड जो आज के जो हमारे, जिसको हम बोलते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ द डे, मिस्टर विनायक सप्रे, जो कि जिन्होंने काफ़ी दोहानोमिक्स, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि यूपी के लोग रहीम और कबीर के दोहों को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को कितने खूबसूरती से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग और बहुत छोटे छोटे पहलुओं को इतने अच्छे से इन्होंने उसको सामने प्रस्तुत किया है लोगों के। तो विनायक जी एंड मिस्टर अग्रवाल जी, विजय जी, आपका हार्दिक स्वागत वंस अगेन। बिफोर दैट एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से, जिससे पहले कि हम अपना स्टार्ट करें सेशन। बजट एंड यू, अगर हम बजट एंड यू की बात करते हैं तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोन किया मुझे जब बजट ये आया सामने। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, अरे बजट तो ऐसा आया, अभी क्या करना है, मैं इन्वेस्टमेंट को कुछ चेंज करूं, मैं कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर दूं, या मैं कुछ बेच दूं या कुछ खरीद लूं। इतना ज़्यादा एंटिसिपेशन बजट से पहले भी, बजट के बाद भी। तो मैंने उनको यही कहा कि 1 सेकेंड, मेरा ये, अगर हम बात करते हैं बजट स्पेशल, ये बजट स्पेशल क्यों है और ये जर्नी फ्रॉम यूनिट बजट टू योर बजट क्यों है। स्पेशल बजट इसलिए हुआ क्योंकि ये क्राइसिस, पेंडेमिक ईयर के बाद, और यहाँ फिर हम ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग पेंडेमिक ये पहला बजट था जब बहुत सारा एंटिसिपेशन था कि क्या सरकार जितना खर्चा कर रही है, पूरे साल में जितना खर्चा उन्होंने किया, क्या वो वाकई में कंटिन्यू करेगी, करती रहेगी, क्या ये इसकी कुछ वसूली होगी। जैसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने कोविड सेस लगाया, टैक्स लगाया, क्या हमारी सरकार भी कुछ कोविड सेस या टैक्स लगा देगी, या सुपर रिच को टैक्स करेगी, किस तरीके से इस पर्टिकुलर जो खर्चा इतना ज्यादा हो गया उसको मैनेज करेगी,
क्या रहेगा आम आदमी के लिए, या जो एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया, उसको कैसे मैनेज करिए। बहुत सारे सवाल थे इस बजट को लेकर के। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी हमारे गेस्ट मिस्टर अग्रवाल से बात हो रही थी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस बजट में नॉर्मली ऐसा कुछ किया नहीं गया है कि हम कुछ ऐसा एक्शन लें। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को ये सलाह था कि हम यूनियन बजट की बात करते हैं, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि सरकार हम हर बार करती है। क्या आप अपनी एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं? क्या आप अपने बजट पर उतना ध्यान देते हैं? तो हमारा जो आज का जो सेशन है उसका मेन मकसद ये है कि आप यूनियन बजट को समझें, जरूर समझें, पर एट द सेम टाइम अपने बजट को भी प्लानिंग करें, अपने बजट को भी बनाएं, और अपने बजट को भी उसमें ही एकाग्रता से और उतने ही ध्यान से आप बनाएं, ताकि ये जो छोटे छोटे पहलू आप बजट के देखते हैं, यही छोटे छोटे पहलू आपकी वेल्थ क्रिएशन करने में, आपका फाइनेंस मैनेज करने में आपकी आगे मदद करेंगे। हमने देखा कि क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुआ। 2020 जो हमारा शुरुआत में ही हमने देख लिया कि वायरस शुरू हो चुका था अक्टूबर नवंबर से, बट हमें लगता था कि हम अछूते हैं, हमारे तक नहीं आएगा, हम लॉकडाउन कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट इससे हम भी अछूते नहीं रहे, ग्लोबल पैंडेमिक ने हमें भी घेर लिया। लेकिन 2021 के आते आते अगर हम देखें तो वायरस से हम वैक्सीनेशन की बात करने लगे, और वी आर ओनली फोर्थ कंट्री, चौथी कंट्री है वर्ल्ड की जिसने अपनी वैक्सीन बना के वैक्सीनेशन शुरू भी किया, और 70 लाख लोगों को सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से हमने वैक्सीनेशन भी किया। और खुद ही को नहीं किया, हम अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी हेल्प कर रहे हैं। टोटल लॉकडाउन की बात करें तो एक नया नॉर्मल बन गया। 6-7-8 महीने हम लोग घर के अंदर बंद रहे, सब्जी दूध जो भी चीजें आती थी घर के दरवाजे के बाहर आ जाती थी, एंड वी वर सो स्केर्ड कि बाहर निकलेंगे तो हमें कोविड हो जाएगा, इतना ज्यादा डर था। तो आज की डेट हम देखते हैं कि आज इंडिया में टेस्ट मैच चल रहा है। इंडिया में जितने भी आप टूरिस्ट स्पॉट देख लीजिए, वहाँ पे लोग बुकिंग चालू हो चुकी है। तो रीओपनिंग और लाइफ जो है वो नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। तो एक जो डर था उसको हमने दूर भगाया, जबकि ऐसा लगता था कि ये डर पता नहीं कितना लंबा चलेगा। ऑफिशियल रिसेशन डिक्लेयर हो चुका था कि ये ऑफिशियल रिसेशन है, एंड इससे बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा। इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जो फॉरेन एक्सपर्ट्स, जो हेल्थ के भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया में बाय दी नवंबर जब थर्ड वेव आएगी कोविड की, तो ऑलमोस्ट 20 से 25 करोड़ हमारे यहाँ इन्फेक्टेड होंगे, ऑलमोस्ट 2 से 2.5-3 करोड़ लोग मर चुके होंगे। इस तरीके की कोविड की स्पेकुलेशंस थी, इस तरीके के कोविड के अनाउंसमेंट किए गए। लेकिन हमारी कंट्री जैसे बोलते हैं कि रिजिलियंस इज द बेस्ट क्वालिटी जो कि हमारी कंट्री की जो एकाग्रता क्षमता है, तो हम उससे बाहर निकल के आए। आज की डेट में हमारी इकोनॉमी इज स्लेटेड, मतलब अगर आप बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो सबसे फास्ट रिवाइवल हमारी इकोनॉमी ने किया है, और वी आर स्लेटेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट जीडीपी ग्रोथ स्टोरी आने वाले समय में। और वही फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल बॉडीज आज की डेट में हमें बेस्ट मार्क्स देते हैं, चाहे हमारे मैक्रोस हैं या कोई भी जो हमारे स्टेप्स हैं टुवर्ड्स मैनेजिंग कोविड एंड मैनेजिंग इकोनॉमी, मैनेजिंग रिफॉर्म्स। दो चॉइस गवर्नमेंट के सामने, जैसे कि मैं टेस्ट मैच उसमें बोलूं कि क्या हम डिफेंसिव हो जाएंगे, डिफेंसिव खेलेंगे कि एग्रेसिव खेलेंगे। तो क्या हम डिफेंसिव हो जाएंगे, अपने बजट्स को कंट्रोल करेंगे, अपने खर्चे कम कर लेंगे कि अभी भी कोविड गया नहीं है, अभी भी मेजॉरिटी ऑफ कंट्री अभी डर में ही है, कोविड इज स्टिल देयर। क्या हम अपने खर्चों को बचाएंगे और उस तरीके से धीरे धीरे चलेंगे और बाद में कॉल लेंगे, कि क्या हम एग्रेसिव हो जाएंगे, एग्रेसिव बैट्समैन की तरह खेलेंगे, इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ बात करेंगे, जिससे हम इस पर्टिकुलर जो समय हमें मिला है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो ये दोनों चॉइस में अगर हम देखें तो कंट्री ने या फिर बजट ने इस तरीके से हमेशा दो पहलू होते हैं एक चीज के। तो बहुत सारे लोगों का था कि वी शुड फोकस ऑन फिस्कल डेफिसिट, हम अपने कर्जे या अपने खर्चों को ध्यान में रखें, या फिर बहुत सारे लोगों की भाई किस तरीके से हम आगे बढ़ें और किस तरीके से हम अपने आप को एक ग्रोथ स्टोरी बनाएं अगले 10 सालों में। तो सबको सरप्राइज करते हुए, ज्यादातर नए शेयर्स को सरप्राइज करते हुए ये बजट काफी संभावना वाला बजट सामने निकल के आया, जिसमें इकोनॉमी जो हमारी जो रिवाइवल है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। और इस रिवाइवल को कौन खर्चा करेगा? हाउस होल्ड हमारे जैसे लोग करेंगे, या कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज है कि गवर्नमेंट करेगा? हम तीनों को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यस, गवर्नमेंट का रोल बड़ा रहेगा। ये जस्ट मैं छोटा सा इसके ऊपर ज्यादा टच नहीं करूंगा। दो तरीके के हम भी घर में खर्चे करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बेसिकली हम लॉन्ग टर्म जो सरकार खर्च करती है, पोर्ट्स बनाना, रोड्स बनाना, रेल्स, पोर्ट्स, ये सारे जो लॉन्ग टर्म चीजें जिससे हम आगे चल के रेवेन्यू जनरेट कर सकें, हमें कोई भी काम धंधा कुछ भी करना है तो इन सब चीजों का हम यूटिलाइज कर सकें, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो ट्रेन हैं, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स हैं, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एनीथिंग। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म की हमारे जो घर का खर्चा चलाने के लिए जैसे हम चलाते हैं ट्रांजैक्शनल कॉस्ट या फिर सैलरी कॉस्ट, तो गवर्नमेंट जो अपने उस खर्चे चलाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डिपेंडेंट होती है। थोड़ी सी हाइलाइट्स जो मैं देना चाहूंगा, जो नॉर्मली इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फिजिकल डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मली जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक एक्ट है, FRMB एक्ट 2003, उसके अकॉर्डिंगली ये माना गया था कि जो हम कंट्री है जो ज्यादा डेट नहीं लेगी, ज्यादा कर्जा नहीं लेगी, क्योंकि ज्यादा कर्जा लेने से क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं या बाहर की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो आपको डाउनग्रेड कर देती हैं, बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर तो ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, तो आप ज्यादा अच्छा डेस्टिनेशन नहीं हो, आप कहीं डिफॉल्ट कर सकते हो। और पिछले 15-20 सालों में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने, बहुत सारी कंट्रीज ने डिफॉल्ट किया भी, अपने जो कमिटमेंट होते हैं उसका पेमेंट नहीं किया, उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, तो ये भी एक नेगेटिव उसमें आता है। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि हम ज्यादा कर्जा नहीं लेंगे, जितना हमारी कमाई है जीडीपी उतना उसके हिसाब से ही हम खर्चा लेंगे, तो 3 से 4% का विंडो रखा गया। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हुए सरकार ने इस बजट में 9.5 जीडीपी अपना एस्टिमेट किया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.8% ऑफ जीडीपी रखा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टेक्टिकल शिफ्ट है, जो हम पिछले काफी सालों से देखते आ रहे थे। ये बहुत बड़ा टेक्टिकल शिफ्ट है जो क्लियरली फोकस दिखाता है कि गवर्नमेंट का इस टाइम फोकस है ग्रोथ पे, कम्फर्ट में। तो ये एक आम आदमी को भी समझना चाहिए कि जब एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरी हो जाती है कंट्री में, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बहुत बढ़ाती है। दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हेल्थ सिस्टम में क्योंकि ये देखा गया कि काफी सारा पैंडेमिक के दौरान देखा गया कि हेल्थ सिस्टम इज योर बैकबोन, किसी भी सिस्टम को क्रंच कर देता है, क्रश कर देता है अगर हेल्थ सिस्टम आपका ठीक नहीं है। वी हैव डन वेल बट देयर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट टू बी डन, तो इसलिए इसके ऊपर भी काफी एलोकेशन किया गया। इंश्योरेंस को इसलिए बढ़ाया गया 49 to 74 बिकॉज पेंडेमिक भी ये दिखा गया कि इंश्योरेंस कैन derail any of the wealth plans or any of your management money management plans। अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स इंश्योरेंस नहीं है या रिस्क उसके अंदर नहीं है ना, तो वो दैट कैन गो रॉन्ग एनी टाइम। तो इंश्योरेंस को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई इस पर्टिकुलर चेंज की वजह से। एग्रीकल्चर जो कि हमारी बैकबोन है उसको आप देखिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 5.5 लाख करोड़ DFI एंड अदर जो रीट एंड इन्वेट के थ्रू किया जा रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर भी आप देखेंगे कि काफी सारा फोकस रहेगा, बिकॉज दैट क्लियरली शोज कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि बैकबोन है, क्योंकि जब आप रियल एस्टेट को बढ़ाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हो, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सेक्टर्स भी अच्छे चलते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। एट द सेम टाइम बैंकिंग भी हमारा एक कोर सिस्टम है जिसको रिकैपिटलाइजेशन और जिसको सुधारने की काफी कोशिशें की जा रही हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स, आई विल नॉट गेट इनटू मोर इनटू इट बिकॉज इसके ऊपर काफी हम चर्चा बाद में अपने पैनल डिस्कशन में भी कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द सेक्टर जिसके ऊपर काफी ध्यान दिया गया। एंड जो मोटा मोटा जो मैं कहना चाहता था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैं बोल रहा था कि खर्चा कितना स्लेटेड गवर्नमेंट करना चाहती है, तो 34% से ऊपर का खर्चा सरकार ने प्लान किया है, और वो 5.5 लाख करोड़ का। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 2015 से किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो दैट क्लियरली शोज कि आपका जो फोकस है वो खर्चे के ऊपर ज्यादा है, तो सरकार खर्चे से भागने दी। दो तरीके से चीजों को आप बढ़ावा देते हैं, या तो आप डिमांड बढ़ा देते हैं या आप सप्लाई बढ़ा देते हैं। डिमांड आप कैसे बढ़ाते हैं? आप लोगों के हाथ में पैसा दे देते हैं और वो लोग जाके चीजें खरीदते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप सप्लाई साइड बढ़ा देते हैं। सप्लाई साइड में आप क्या करते हैं? आप चीजों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाते हैं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उस तरीके से वेजेस मिले एंड देन ग्रोथ हो। तो देयर आर टू मॉडल्स ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड या मार्केट में एक्टिविटी बढ़ाने का। इस टाइम पे क्या किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीजों में बढ़ावा दिया गया जो कि आगे चल के आपकी सप्लाई बढ़ाएं। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। और इसको अब सरकार लाएगी कहां से? तो डाइवेस्टमेंट टारगेट लिया गया 1.75 लाख करोड़ का,
जिसमें 2 पीएसबी बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। सरकार बोरोइंग करेगी, मार्केट से बोरो करेगी, पैसे उधार लेगी एंड उसके बेसिस पे जैसे कि फिस्कल डेफिसिट में बोला गया कि नंबर्स जो है टारगेट नंबर ज्यादा किए गए। ये क्लियर इंडिकेशन देता है आपको कि आने वाले समय में सरकार जो बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारा जो चीजें हैं रियल एस्टेट की आप चीजें देखेंगे, बहुत बड़े लेवल पे आप उसको बनते हुए देखेंगे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए क्या खास बातें रही, बहुत ज्यादा खास बातें तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि टैक्स रेट को नहीं छेड़ा गया। इन्वेस्टमेंट चार्टर जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा मैं। आई एम फ्रॉम अ बैंकिंग इंडस्ट्री, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री में जब भी आप ब्रांच में जाते हो तो आप एक सिटीजन चार्टर देखते हो। सिटीजन चार्टर इन नथिंग बट आपके राइट्स लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या सर्विसेज देनी चाहिए बैंक को, कितने समय में देनी चाहिए, और अगर वो सर्विसेज नहीं दी गई तो आपको ग्रीवेंसेस क्या है, आप कहाँ कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। इसीलिए एक इन्वेस्टमेंट चार्टर भी बनाया जा रहा है, उसके अभी डिटेल्स पेंडिंग है। लेकिन इन्वेस्टर चार्टर क्या करेगा, आपको बताएगा कि आपको किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यू दिए जा सकते हैं, आपको मिस सेलिंग किस तरीके से रोकी जा सकती है, एंड आपको अगर गलत कोई चीज दी गई है तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और उसका ग्रीवेंसेस का समाधान कैसे होगा। ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल साबित होगा आने वाले समय में, इन्वेस्टमेंट चार्टर फॉर द इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। 75 ईयर ओल्ड को टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स फाइलिंग से एग्जेम्पशन दिया गया। ये बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं करेगा बिकॉज इसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको एक ही बैंक में इंटरेस्ट आना चाहिए। लेकिन जिनको भी ये करेगा ये अच्छी पहल है, लेकिन इसके बेनिफिशियरी काफी कम रहेंगे। टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे, जो कि सरकारी में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, उन्होंने मेरे से पूछा है कि भाई ये इसमें रोक दें या क्या करें। तो ये भी अगर देखा जाएगा कि 2.5 लाख तक का आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा। एंड जो बहुत कम सेगमेंट है जो कि इससे इफेक्ट होगा, इसीलिए इसमें भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग 1 साल के लिए और बढ़ाया गया उसका बेनिफिट। टैक्सेस ऑन डिविडेंड, एडवांस टैक्स तभी पे करने हैं जब आपको या तो मिल जाएगा या कंपनी जैसे डिक्लेयर करेगी। एंड प्री फिल्ड इनकम टैक्स फॉर्म्स, मेरे मित्र अग्रवाल जी जब आएंगे सामने तो ही कैन थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस। एंड रिड्यूस टाइम लिमिट किया गया टू 3 मंथ्स। एंड यूलिप टैक्सेबल किया गया 2.5 लाख से ऊपर का जो भी प्रीमियम होगा 1 अप्रैल 2021 के बाद से। अंडरस्टैंडिंग रूल 50, 30 एंड 20, नॉर्मली ये गोल्डन रूल रहता है। हम जब भी अपना पैसे को ब्रेक करते हैं, 50% ऑफ आवर सैलरी गोज टू नीड्स, जो कि हम नेसेसिटीज लाइक हाउस होल्ड, फूड, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन केयर, जो कि हमारे खर्चे, जो हमारे इनएविटेबल, जिसको खर्चे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वहां जाता है। 30% हमारा जाता है वांट्स में, जहाँ पे हम फन के ऊपर जैसी चीजों पे खर्च करते हैं, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हम खरीदते हैं। 20% एक ऐसा अमाउंट है जो कि हम सेविंग्स करते हैं, अपना डेट रीपेमेंट करते हैं, या आने वाली रिटायरमेंट या बड़ी परचेजेस के लिए प्लान करते हैं। तो आइडिया ये है कि एक तो ये आपका स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ये इक्वेशन आपकी कई बारी डिरेल होती है जिन लोगों की, वहां पे प्रॉब्लम होता है। हाउ यू कैन ये 30% का कुछ पार्ट 20% में कैसे जा सकता है, हमें उस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 20% ऐसा है जो कि आपका फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करता है या फ्यूचर सिक्योर करता है। बजट क्या है? बजट आपका इनकम एक्सपेंसेस का बैलेंस है। हाउ यू गेज योर सोर्स ऑफ इनकम और अपने एक्सपेंसेस किस तरीके से आप प्लान करते हो। इसका फायदा क्या है जब आप अपने ऊपर इसका काम करते हो? एक तो ये आपका स्पेंडिंग प्लान आपको बनाने में हेल्प करता है, आपको सेविंग्स और एक्सपेंसेस फोरकास्ट करने में हेल्प मिलती है, आपके फाइनेंशियल गोल प्लानिंग में इसकी हेल्प मिलती है, और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मिलती है जब आपको पता होता है कि ये मेरे एक्सपेंसेस रहने वाले फ्यूचर में और ये मेरे इनकम स्ट्रीम मेरी इस तरीके से रहेगी। और जब आपको पता होता है, अपनी लिमिटेशंस आपको पता रहती हैं, तो आप अपने बजट से बियॉन्ड इधर जाते भी नहीं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। टैक्सेस गुड है बैड है? यस, टैक्सेस इज गुड। जब बहुत सारे लोग देते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर कंट्री। लेकिन जब आप देते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो ये आपके लिए कैसे गुड है? एक तो जब भी आप सेविंग्स करके टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ये एक तो आपकी जो रिटर्न है उसको एनहेंस करता है। दूसरा, एक फर्स्ट आप कंट्रीब्यूट तो करते हैं कंट्री के लिए, बट आपके लिए 2 तरीके से हेल्प करता है। एक तो वेल्थ क्रिएशन करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप एक्यूमुलेट करते हो भले ही फोर्स्ड, लेकिन आपके रिटर्न भी इनहेंस करता है कि अगर आपने मान लीजिए 8% का रिटर्न भी कमाया, तो जो आपने टैक्स बचाया होता है वो भी आपका रिटर्न का पार्ट बन जाता है। तो दैट वेज जो टैक्स सेविंग है आपका रिटर्न भी इनहेंस करती है। अपने टैक्स को आप एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से इसको एसेट बना सकते हो? ऐसे बना सकते हैं कि हम अपना जो टैक्स सेविंग चीज है उसको एक वेल्थ क्रिएशन प्लान के साथ जोड़ें, उसको बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर करें,
एंड ना करें, क्योंकि जेएफएम में देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मेजॉरिटी ऑफ ईएलएसएस स्कीम्स, जितनी भी ज्यादा ये चीजें में इन्वेस्ट होता है, ये साल के एंड में होता है। ये जो फाइनेंशियल ईयर जनवरी फरवरी मंथ जो हम बोलते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम एक ही एम रहता है लोगों का कि हमें सिर्फ टैक्स बचाना है। तो इट कैन बी टूल फॉर गोल प्लानिंग, इट कैन नॉट बी जस्ट कि हमें सिर्फ टैक्स बचाना है। एंड लाइबिलिटी हमारे लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हमें पता है कि लास्ट मिनट में टैक्स सेविंग करना है, हमें बिल्कुल एंड ऑफ फिस्कल ईयर करना है, कोई लॉन्ग टर्म थॉट्स नहीं है, कोई रिटर्न थॉट्स नहीं है, कोई हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हमें सिर्फ क्या है भैया टैक्स बचा दो। और ये अभी भी काफी हद तक ये चलता है, इसको हमने अवॉइड करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की साइड से जो एक प्रोडक्ट आता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, दैट इज वन ऑफ द कैटेगरी जिसमें आपको एटीसी में अप टू 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, जिसका शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है 3 साल का। वेल्थ क्रिएशन में अगर मैं अभी कुछ एक प्रोडक्ट्स देख रहा था ईएलएसएस के, तो लास्ट सिंस इंसेप्शन 20-25 सालों का जो इनका रिटर्न आया है, ऑलमोस्ट 13 से 14% का रिटर्न है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप एसआईपी और लमसम से कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें आपको इम्पैक्ट मिलता है। इक्विटी जो कि अभी भी आने वाले टाइम में काफी एक वन ऑफ द एसेट क्लास जिसको बोला जाता है कि जो कि आपका इन्फ्लेशन को बीट करता है। एंड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट विद लेसर 3 years ऑफ लॉक इन पीरियड। ये हमारा द एंड ऑफ पीपीटी में ये हम जरूर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ एक मिस्टेक जो हम टैक्स प्लानिंग में करते हैं, ये हमें अवॉइड करनी है। पहली चीज कि हम बिल्कुल लास्ट एंड अप्रोच जो है, जो बिल्कुल एंड में जाके टैक्स प्लानिंग करनी है, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। टैक्स प्लानिंग को वेल्थ क्रिएशन के साथ हम लिंक नहीं करते हैं, वो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। टैक्स प्लानिंग शुड बी लिंक विद योर वेल्थ क्रिएशन। और टैक्स इम्प्लीकेशन जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का होता है, हम काफी सारी जगहों में पैसे डाल देते हैं उसका टैक्स इम्प्लीकेशन ना जानते हुए, तो ये एक हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। टैक्स सेविंग को इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ कंफ्यूज करते हैं हम अपने आप को, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और लिक्विडिटी इम्प्लीकेशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि भैया अब हमें पता ही नहीं होता कि ये 10 साल बाद पैसा निकलेगा, लेकिन हमने डाल दिया उस टैक्स सेविंग के लिए, लेकिन जब हमें पैसे की जरूरत है तो वो पैसे हमारे को मिलते नहीं है। एंड नॉट एग्जॉस्टिंग टैक्स सेविंग एवेन्यूज, ये भी एक क्योंकि जब आप टैक्स पे कर देते हैं तो टैक्स एफिशिएंट आपको इनकम कमानी है, जितना आप टैक्स सेविंग्स एवेन्यूज को अप्लाई कर सकते हैं उतना कीजिए, बिकॉज वो एवेन्यूज एक तो वेल्थ क्रिएट करेंगे आपके लिए और आपकी इनहेंस करेंगे रिटर्न बाय सेविंग टैक्स। विद दैट आई वुड से हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो अभी मैं इनवाइट करूंगा मेरे को पैनलिस्ट मिस्टर क्षितिज अग्रवाल जी, ब्रिजेश गिरी जी एंड विनायक सप्रे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रिजेश जी को टू प्लीज टेक द स्टेज एंड मॉडरेट द सेशन प्लीज। धन्यवाद ललित जी। एक्चुअली हर साल ये बजट आता है, सरकार बजट लेकर के आती है, और बजट जब आने वाला होता है तो उससे पहले हम इन्वेस्टर्स की या हम आम जनता की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ बदलाव आएगा, टैक्स में बदलाव आएगा, हमारे इन्वेस्टमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा। और जब बजट आकर के चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जो इतने सारे सवाल छोड़ के जाता है कि अब हम उस बजट का हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी अर्निंग्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है बजट, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, टैक्स में क्या बेनिफिट मिला नहीं मिला। तो इन्हीं सारे सवालों की जानकारी हासिल करेंगे अभी हम अपने पैनल से, और अपने एक्सपर्ट से इन्हीं तरीके के सवाल पूछेंगे जिनसे कि हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल सकें। तो सबसे पहला सवाल मैं विनायक जी से, विनायक जी आप से पूछना चाहूँगा। जो आपकी ये बहुत फेमस किताब है दोहा इकोनॉमिक्स, जिसमें आपने कबीर और रहीम के दोहों के थ्रू फाइनेंस और इकोनॉमिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो इस बजट को लेकर के आम जनता के लिए कबीर का क्या मैसेज है सर? धन्यवाद ब्रजेश जी और एबीएसएल की पूरी टीम को और दैनिक जागरण की टीम को कि उन्होंने आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया आगरा के लोगों से मिलने के लिए। और तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि बजट तो हर साल आएगा और बजट हर साल आता है। तो दोहे के जरिए तो मैं बोलूंगा ही बाद में अपनी बात, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैं तो यही कहूंगा कि बजट हर साल आता है और सरकार को अगर पैसे कम पड़ गए तो आपको शायद ज्यादा टैक्स लगा दे, नोट छाप ले, कुछ कर ले, उनको उसके पास प्रावधान है। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर या एक आम आदमी की अगर हम बात करें
तो आपको जो धनराशि मिलनी है उसी में आपको सब प्रावधान करना है। और आपका जो बजट है, पर्सनल बजट, वो आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। ऑब्वियसली सरकार जब कोई टैक्स नया लगाती है या कुछ ऐसा बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करती है जिसमें कि आपके खर्चे या आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हो, तो जरूर एक आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर हम इस बजट की बात करें इन पर्टिकुलर, तो एज सच सरकार ने ऐसा कोई नए टैक्स लाए नहीं है। मुझे तो लगा था कि कोविड टैक्स वगैरह आएगा, लेकिन नहीं आया। और उसमें अगर मैं ये कहूँ कि हम बात करते हैं ना पर्सनल फाइनेंस की, तो पर्सनल फाइनेंस में फाइनेंस के पहले पर्सनल आता है, यानी ये काफी व्यक्तिगत है। हर एक व्यक्ति का अपना खुद का जो बजट है, उसके लिए आप क्या प्रावधान करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार एक बात पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम जब हर कोई आज विशेषकर जब वित्त मंत्री महोदय जी ने बात कही कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब पेंडेमिक जिस तरीके का आया और जिसका इतना बड़ा परिणाम हुआ देश पर, सिर्फ देश पर ही नहीं पूरे विश्व में हुआ, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमारी तादाद इतनी ज्यादा है ऑब्वियसली, और उसका असर हुआ, तो मैं उनसे बिल्कुल दो राय नहीं रखता हूँ। मैं उनके साथ जाता हूँ कि बतौर निवेशक क्या आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो मुझे लगता है आप बिल्कुल बन सकते हैं। वो कैसे? कि अगर आप जल्दी शुरू करें निवेश करना, और बजट साल में एक बार की एक्टिविटी है, इसका बहुत ज्यादा असर अभी तक तो मैंने पिछले 20 सालों में नहीं देखा है, एक्सेप्ट कि अगर डेट फंड का जो टैक्सेशन का रूल चेंज हुआ, नियम चेंज हुआ कि 1 साल से बढ़ा के 3 साल का उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया। अदरवाइज बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देता है, खासकर जब आप लंबे समय की बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए निवेशकों को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की जरूरत है, और उस तरफ ज्यादा ध्यान दें और पर्सनल बजट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आम बजट ये देश का बजट है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो कबीर साहब का ये दोहा जो वो कहते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह असली शहंशाह। तो क्या हम उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? क्या उसके लिए हम अपने बजट बना सकते हैं? जैसा कि ललित जी ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि आपको अपना बजट बनाने की जरूरत है, और उस बजट के साथ कितनी आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आपकी नीड है और क्या वांट है, यानी क्या आपकी जरूरत है और क्या आपकी चाहत है। अगर आपने उसको बाइफरकेट कर लिया अच्छे से, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। और अंततः तो आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि आपके पैसे का आप आनंद ले सके। तो मेरे ख्याल से बजट का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन आपका पर्सनल बजट जो है वो उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद विनायक जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार का बजट है, सरकार के पास ऑप्शंस हैं, टैक्स लगा सकती है, नोट छाप सकती है, बट हम लोग को अपने बजट में ही सीमित रहना है। और मैंने अगर यंग जनरेशन में देखें, यंग जनरेशन के अंदर देखें, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग पहले खर्चा करते हैं, जो बच जाता है उसे बचाते हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए कि पहले आप सेविंग्स करो, उसके बाद जो बच जाए उसके अंदर अपने खर्चों को एडजस्ट करने की कोशिश करो। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। खर्चे पहले नहीं करने हैं, पहले बचत करनी है और उसके बाद खर्चों की तरफ जाना है। इसके बाद सर अग्रवाल जी से अगला प्रश्न है मेरा। अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे बचतकर्ताओं के लिए इस बजट में क्या है? ब्रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण जागरण और एबीएसएल टीम का काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया ललित जी आपने। एक पूरा का पूरा सेट करा कि किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन चलेगा। जहाँ तक ये प्रश्न है कि बजट एक आम निवेशक के लिए, एक आम नागरिक के लिए क्या लेकर आया है, तो जैसा एक इंग्लिश में कहावत है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो जहाँ तक टैक्सेशन का पर्सपेक्टिव था, उस हिसाब से तो इस बजट ने उस मापदंड पे पूरा उतरा है। यहाँ पर मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगा कि हर जो भी गवर्नमेंट होती है उसका एक एजेंडा होता है, उसकी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है।
बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 से जब से फाइनेंस मिनिस्ट्री को टेक ओवर करा है और जिस तरीके से बजट्स आ रहे हैं, तो पहले से ही ये इंडिकेशन था कि बजट एक पॉलिसी के अलावा इसका मूर्त रूप जो होगा वो डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस के स्टेटमेंट्स का होगा। अगर हम पिछले साल भी देखेंगे तो जो की पॉलिसी डिसीजंस हैं, जैसे कॉर्पोरेट रेट का रिडक्शन करा गया, तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था और इसको भी बजट से 2 महीने पहले करा गया। जो मैं पॉइंट रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट आज की तारीख में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल और डायनेमिक है, क्योंकि केवल वो पूरे साल में 1 फरवरी को नहीं देख रहे हैं, वो ग्लोबल इवेंट्स को देख रहे हैं, वो आरबीआई की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को देख रहे हैं और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमें डिसीजन उसी वक्त लेना है जब उसकी जरूरत हो। बजट को वो प्राइमरीली यूज कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स के लिए, या जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं उसके फोरकास्टिंग के लिए। डेफिनेटली एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन हमें बजट को यूज करना चाहिए एज अ गाइडिंग फोर्स। तो जिस तरीके से हम एक ड्राइवर होने के नाते सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, तो कई बार हमें ना एक स्पीड लिमिट का एक बोर्ड होता है कि आगे हमें 40 किलोमीटर चलाना है या 80 किलोमीटर चलाना है। तो क्लियरली ये जो बजट था उसने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रोथ की तरफ पूरी की पूरी तरीके से अपने आप को केंद्रित कर रही है। गवर्नमेंट ने अपने जितने भी संसाधन थे, जितने भी रिसोर्सेस थे, सबको केवल ग्रोथ की तरह मोड़ा हुआ है। और वही इंडिकेशन एक आम निवेशक को अपनी लाइफ में, अपने बजट में भी करना पड़ेगा कि सेवर्स नेशंस के अलावा अब हमें ग्रोथ को देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट और ब्रजेश जी मैं लेना चाहूंगा थोड़ा सा। ये टेक्नोलॉजी के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं या बहुत सारे जो वर्टिकल्स हैं उसके अंदर डिसरप्शन हो रहा है। चाहे ई कॉमर्स हो तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जो छोटे दुकानदार हैं वो परेशान हैं। फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर आजकल फिनटेक आ गया है, सब चीज ऑनलाइन हो सकती हैं। जो फार्म लॉज हैं वो भी कहीं ना कहीं बिचौलियों को हटा रहे हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने आज की तारीख के अंदर मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स के तौर तरीके हैं उसमें भी वो लोग डिसरप्शन करना चाह रहे हैं, और जो बहुत रूप से सही भी है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी ललित जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने REIT इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च करे हैं, तो अभी तक रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मोड था वो था कि आप फिजिकली इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर आपको रियल एस्टेट में या रेंटल इनकम्स के लिए इन्वेस्ट करना है, आप REIT में निवेश कीजिए। अभी तक बॉन्ड्स के अंदर या FDs में निवेश होता था, गवर्नमेंट ने इस साल से अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड को भी ओपन कर दिया है। ETFs, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, इनको गवर्नमेंट और विशेषकर सारी संस्थाएं ऑलरेडी बहुत पहले से प्रमोट कर रही हैं। तो ये जो बजट है, ये बजट बेसिकली आम निवेशक को एक फर्दर अगले 10 साल, 1-2 दशक के लिए तैयार कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जो ट्रेडिशनल सोच होती थी, हमें कहीं ना कहीं उस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं, चाहे PLI स्कीम्स लेकर आई हो, चाहे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ लेकर आई हो, गवर्नमेंट खुले हाथों से नए एंटरप्रेन्योर्स का, नए निवेशकों का स्वागत कर रही है कि साहब आप फैक्ट्री लगाइए, केवल 15% आपको टैक्सेशन देना है। गवर्नमेंट PF में सब्सिडीज वगैरह में हेल्प कर रही है। तो मोटा मोटी जो बात है वो ये है कि ये बजट आपको ग्रोथ मोड में लाता है। आप देखिए कि आप एक्सप्रेस वे पर हैं और अपनी स्पीड आप उसी हिसाब से बढ़ाइए, अपने रिटर्न्स उसी हिसाब से दिखाइए, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद क्षितिज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में एक फर्क होता है, और वो फर्क हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ करके देखते हैं कि बचत ही जो है वो इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल में बचत के बाद इन्वेस्टमेंट की बारी आती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो उस बचत का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो इन्फ्लेशन उसको खा करके खत्म कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ग्रोथ की तरफ देखें, जब तक आप अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद कोई दूसरा नहीं आएगा ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए। थैंक यू अग्रवाल जी। अगला सवाल है मेरा ललित जी से। शर्मा जी, इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना चाहिए बजट के पोर्टफोलियोज को लेकर के? कुछ उसमें बदलाव करने चाहिए, या बजट तो एक नॉर्मल हर साल आने वाला एक इवेंट है जो आएगा और चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे मैं तो नहीं बिल्कुल इस चीज़ की सलाह दूंगा कि बजट के हिसाब से कुछ भी आपको पोर्टफोलियो में चेंज करना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो आप जब बनाते हैं तो आप अपने एक फाइनेंशियल गोल को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, अपनी एक क्षमता, जो आपके रिस्क लेने की क्षमता है उसके बेसिस पे बनाते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 60% का इक्विटी रखा है, 30% का डेट रखा है और 10% का गोल्ड रखा है, तो आपने एक सोच समझ के उसको एक प्रोजेक्ट किया है और आप उसको एक चलाते रहते हैं अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिविटी नहीं होती है, बहुत ज्यादा कुछ एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, आप उसको चेंज नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर हम बोलते हैं कि आपको 5 से 10% का जहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हो गया कि जैसे इक्विटी का पोर्शन आपका 70% बढ़ गया या डेट का आपका 30 का 40% हो गया, तो आप उसको रीबैलेंसिंग कीजिए और उसको वापस से अपनी एसेट एलोकेशन की जो इक्वेशन है उसको मेंटेन कीजिए। बट इस पर्टिकुलर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अनटिल अनलेस आपका कुछ इक्वेशन चेंज हुआ है तो आपको चेंज करना चाहिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ है तो आपको चेंज करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास के साथ कुछ भी नेगेटिव है। एंड अनटिल अनलेस आपका बजट का इक्वेशन 5 से 10% आगे पीछे नहीं हुआ है तो आपको रीबैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है। रीबैलेंसिंग भी आपकी एक पर्टिकुलर उस पर होना चाहिए बिकॉज उसका टैक्स इम्प्लीकेशन आपको देखना चाहिए। एनीथिंग इन बजट ये पोर्टफोलियो एलोकेशन में मुझे चेंज में कुछ ऐसा इस टाइम पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। धन्यवाद ललित जी, सही कहा आपने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा गोल को ध्यान में रख करके किए जाते हैं और अगर आपका गोल चेंज नहीं हुआ है तो बजट की वजह से इन्वेस्टमेंट्स में चेंज करने की या पोर्टफोलियो में कुछ भी बदलाव करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। विनायक जी, अगला प्रश्न आपसे है। ये जो बजट है, बजट को एक आम निवेशक को फॉलो करना चाहिए या बजट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका क्या विचार है इसके बारे में? तो क्षितिज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बजट इज एन इवेंट। हम जो देखते हैं वो कि एक दिन 1 फरवरी को एक बजट के प्रति बजट के बारे में सरकार बताती है, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बताती है, लेकिन ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ये पूरे साल सरकार कुछ न कुछ करती रहती है। लेकिन बजट एक आम व्यक्ति के लिए दिशा और दशा, इकोनॉमी की जो दिशा और दशा, उसके बारे में एक अंदाजा लगता है आपको। और अगर आप पिछले 6 साल का इस सरकार का आप रुख देखें बजट के प्रति तो या इकोनॉमी के प्रति, तो अपने को पता चलता है कि वो किस तरफ जा रहा है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में असर पड़ता है, मेरा मानना है कि नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये है कि जो सरकार, जो व्यक्ति, विशेषकर जो टैक्स पेयर है, जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, लोग जो टैक्स पे करते हैं, क्योंकि ऑफ लेट मैंने काफी कुछ लिखा भी इन लोग के बारे में, कि जो टैक्स पे करते हैं ना, तो उनको एक अपेक्षा होती है सरकार से। सरकार से उनकी क्या अपेक्षा होती है कि कबीर कमाई आपनी। अगर कबीर साहब के दोहे के जरिए मैं बात कहूँ तो एक टैक्स पेयर सरकार से एक अपेक्षा करता है, वो कहता है कि कबीर कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए। कि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ ना तो मेरा पैसा यूं ही मतलब कभी इसे बर्बाद ना हो, कबहू न निष्फल जाए। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि 7 समुंदर आड़ा पड़े, भले 7 समुंदर आ जाए, तकलीफ आ जाए बीच में, कितना भी, जैसे पैंडेमिक आ गया, कोई ना कोई और परेशानियां आ गई, कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गए, कुछ हो गया, 7 समुंदर आड़ा पड़े, मिले अगाड़ी आए। लेकिन ये सब तकलीफ सहन करने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, इसका मुझे सुपरिणाम कभी न कभी आगे जाके मिले, ये उसकी अपेक्षा होती है। तो बजट खाली एक, मेरे हिसाब से एक आम व्यक्ति के लिए दशा, इकोनॉमी की दशा और सरकार की दिशा, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो एक संकेत देती है। बाकी बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता कि हम 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, या बजट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एक आम आदमी पे पड़ता। धन्यवाद विनायक जी, तो सही कहा आपने कि दशा और दिशा निर्धारित करती है बजट सरकार की और उसकी पॉलिसीज की। उन्हीं के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो शायद कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। क्षितिज सर, कुछ बजट के हाइलाइट्स मैं आपसे जानना चाहूंगा जो हम लोग को या आम आदमी, आम नागरिक को जानने की जरूरत है। ब्रिजेश जी, ललित जी ने बहुत अच्छी तरीके से सारी जो हाइलाइट्स हैं उनको कवर करा है। बट एक पॉइंट जो मुझे लगा इस बजट ने बहुत अच्छा करा है, वो सिंपल है, जॉब क्रिएशन के लिए। बिकॉज जो गवर्नमेंट ने टोटल फोकस PLI, जो पब्लिक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं,
या जो एमएसएमई के अंदर जो उनकी लिमिट्स को रेज करा है। अभी अगर रिसेंट नोटिफिकेशन देखें तो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी और जो सर्विस सेक्टर यूनिट्स थी, उनको माइक्रो, मिनी और स्मॉल जितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स था उनके बेसिस पर उनको क्लासिफाई करा जाता था। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इस क्लासिफिकेशन पर बेस होते हैं। तो अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट है, वो बैंक से अगर 100 सीआर 50 सीआर की फंडिंग लेने जाता है, तो उसका किस सेक्टर में वो काम कर रहा है, उसके प्रोमोटर्स की क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 14% हो सकती है। लेकिन अगर वो माइक्रो ऑलरेडी एमएसएमई में क्वालिफाइड है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से और बैंकों के माध्यम से काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स है, पीएफ है, सब्सिडीज हैं। अभी पिछले 15-16 सालों से ये जो एमएसएमई की डेफिनेशंस थी, ये पूरी इंडस्ट्री की काफी ज्यादा डिमांड थी कि इनका क्लासिफिकेशन चेंज करा जाए। तो थैंकफुली गवर्नमेंट ने इस बजट के माध्यम से ये क्लासिफिकेशन को चेंज करा है। और अब सर्विस सेक्टर को भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ई कॉमर्स और आईटी जो बेस्ड उद्योग हैं, वो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो काफी सारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वो भी सर्विस सेक्टर में हो रहा है। तो अगर आप गवर्नमेंट की दोनों तीनों पॉलिसीज देखें, ये लोग अभी स्क्रैप पॉलिसी भी लाए हैं, तो जस्ट मैं आपको अगर थोड़ा सा कंपेयर कर सकें कि जितने भी लोगों को ऑटोमोबाइल सेक्टर में हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पूरे यूरोप में, जर्मनी खासतौर से, वहां पर इसके 10 गुना ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो मोमेंट आप एक स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आते हैं, या आप एमएसएमई को बढ़ावा देते हैं, या आप एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर आते हैं मोबाइल और आईटी उद्योगों के लिए, आपका टोटल फोकस जॉब क्रिएशन के लिए है। जब आप जॉब क्रिएशन करते हैं विजय जी, तो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे सिस्टम में जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो सेविंग्स की रेट है, जो इन्वेस्टमेंट की रेट्स है, वो ऑटोमेटिकली एक साइकिल इतना ज्यादा चालू कर देगी कि गवर्नमेंट को फिर बाकी चीजों पे गवर्नमेंट फोकस कर सकती है, चाहे वो डिफेंस हो या गवर्नेंस हो, और उसको जॉब ऑटोमेटिकली एक पायलट मोड में चले जाएंगे। बजट में कुछ करदाताओं के लिए जो और अच्छी चीज आई है, जैसा हाईलाइट था कि पेंशन, जो लोग पेंशन और केवल इंटरेस्ट इनकम मिलती है और जो 75 साल से ऊपर हैं, उनको गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइल करने से मना कर दिया है। इसके अलावा दो और बहुत मेजर चीजें हैं। पहली चीज ये कि जो भी पहले असेसमेंट होते थे, स्क्रूटनी असेसमेंट होते थे, जो पहले 6 साल तक ओपन हो सकते थे, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर नॉन सीरियस है, राइट, और अगर 50 लाख से नीचे का लिमिट है, तो वो केवल 3 साल तक ओपन हो सकते हैं। तो फिर आपको अपने पुराने जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको इतना संभालने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बिजनेस उद्योग हैं, जितने भी बिजनेस वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, इनके अंदर सैलरी के अलावा एक कमीशन होता है आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर और सीरियस केसेस या अपील्स के अंदर जो केसेस जाते हैं, उसके अंदर भी अब फेसलेस स्क्रूटनी आ गई है। तो जो इस गवर्नमेंट का फोकस था कि हम हर जगह ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, करदाताओं के लिए एक सुगमता लेकर आएंगे, प्रीफिल्ड फॉर्म्स लेकर आएंगे, वो गवर्नमेंट की इंटेंशन में, जो गवर्नमेंट बोल रही है और जो गवर्नमेंट कर रही है, उसमें साफ साफ चीजें दिखाई दे रही हैं कि हाँ, ये एक सुगमता और एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ हमारा पूरा का पूरा वर्क बढ़ रहा है। सो आई थिंक ये एक बहुत वेलकम स्टेप्स है। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि, और अगर हम देखें तो ये दोनों चीजें ही हैं, एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ फोकस और दूसरा ग्रोथ की तरफ फोकस करता है। अगर जॉब क्रिएशंस होंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी तो स्पेंडिंग भी होगी, स्पेंडिंग होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा। तो उससे हमारा देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो हम सब लोग एक साथ तरक्की करेंगे। तो दैट्स गुड कि डायरेक्शन सही जा रहा है, दिशा सही है सरकार की। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इस बजट के बाद कुछ महंगाई दर में फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे? इसके लिए काफी अटकलियां चल रही हैं, काफी अटकलें चल रही हैं क्योंकि हमेशा से ये माना जाता है जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है सिस्टम में, तो इनवेरिएबली दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, उससे ज्यादा बढ़ता है। बट एक बड़ी अनोखी बात हुई ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड कोविड टाइम, जो 7, 8, 9, 10 महीने कंट्री ने निकाले। इसी नॉर्मली जब भी कभी इस तरीके का डिसरप्शन होता है तो सबसे पहले जो जरूरत की चीजें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं एंड उसकी होर्डिंग शुरू हो जाती है, और ये हमने काफी पास्ट ईयर्स में देखा सारे लोगों ने। बट इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कंट्री की कैपेसिटी ये झलकती है कि जो जरूरत का सामान था वो महंगा नहीं हुआ। दवाइयाँ, दूध, फल, सब्जियां, सब कुछ जो आपकी दिनचर्या के लिए चीजें हैं वो आपको उपलब्ध कराई गई।
दैट क्लियरली शोज कि हम इस कैपेसिटी बिल्डिंग और सप्लाई चेन में हम इम्प्रूव हुए हैं एंड जरूरत की चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। रही बात इन्फ्लेशन की, जो लिक्विडिटी और अभी जो हम सोच रहे हैं कि हो सकता है, अगर हम आरबीआई के आंकड़े देखें तो आरबीआई ने जो जनवरी फरवरी मार्च का जो आंकड़ा दिया था 5.8% का, तो वो अभी घट के 5.2 का उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो है वो 4.3 के आसपास का प्रोजेक्टेड है। दैट क्लियरली शोज कि आरबीआई और जो अकोमोडेटिव स्टांस भी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में दिया आफ्टर बजट, उसमें भी उन्होंने जो अकोमोडेटिव स्टांस रखा, दैट क्लियरली शोज कि आरबीआई इज आल्सो नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी इन्फ्लेशन फ्लेयर अप एज ऑफ नाउ। दूसरा एक जो मेजर इशू ये होता है, इन्फ्लेशन तब आपका बढ़ने का चांस रहता है जब आपका डिमांड पेंट अप हो या डिमांड बहुत ज्यादा हो। इस टाइम पे गवर्नमेंट ने भी बजट में भी डिमांड की तरफ इतना ज्यादा पुश नहीं किया जितना सप्लाई साइड में पुश किया। तो डिमांड साइड पे और जो इन्फ्लेशन साइड पे पुश तब पड़ता है जब लोगों को वेजेस बढ़ते हैं, इनकम बढ़ती है, हाथ में पैसा ज्यादा आता है, डायरेक्ट पैसा हाथ में जब आ जाता है, तब उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है। अभी फिलहाल जो अगर आरबीआई का भी हम देखते हैं तो उसने 2016 से 2021 तक का जो लिया था, तो 4% -2% यानी कि 2% से 6% तक का हमारा जो है इन्फ्लेशन ब्रैकेट है। 2 से 6% के ब्रैकेट में हम लोग स्टेबल हैं और वी आर गुड टू गो। तो 2 से 6% के आसपास इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इन्फ्लेशन का कुछ ज्यादा इतना प्रभाव पड़ने वाला है, उतना इन्फ्लेशन इन्फ्लेट होगा। चलो, ये एक अच्छी खबर है कि बहुत ज़्यादा आरबीआई की कंफर्ट जोन के अंदर ही रहने की संभावना है, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा चीज़ों के ऊपर। विनायक सर, अगर इस बजट को मैं आपसे ये कहूं कि 1 से 5 के स्केल पर रेट करना है, तो आप इसको क्या रेट करेंगे और क्यों? 1 से 5 पर मैं तो कहूंगा कि शायद मैं 4.5 नंबर दूं, आधा नंबर काट लेता हूं थोड़ा। बाकी क्षितिज जी ने जो सरकार का जो मंशा है और सरकार के जो काफी टफ इन्विजिलेटर हो आप। हाँ, बिल्कुल। तो वो आधा भगवान का, तो उस पर उन्होंने काफी प्रकाश डाला ही और काफी बातें हमको बताई हैं कि क्यों ये बजट, एक तो इसके दूरगामी परिणाम काफी अच्छे होने की उम्मीद है। प्रोग्रेसिव बजट है मेरे हिसाब से, प्रॉमिसिंग है कि सरकार चाहती बहुत कुछ है करना। 2.25 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट की बात करें, मुझे लगता है थोड़ा सा शायद एम्बिशियस है, बट ठीक है, जब तक अगर मंशा अच्छी है, इरादे बुलंद हैं, तो शायद हो भी जाएगा। तो ओवरऑल, और अगर हम आम जनता की बात करें, निवेशकों के संदर्भ में बात करें, क्योंकि हम ये निवेशकों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया पॉइंट जो ललित जी ने बताया, दिखाया कि इन्वेस्टमेंट चार्टर जो है वो गोल्ड एक्सचेंज में रेगुलेटर अपॉइंट कर रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जिस पर सरकार काम करे, जो एक रिटेल निवेशक को फायदेमंद साबित होगा। तो और अगर आप ध्यान दें तो ये सारी चीजें जो हो रही है या सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो मार्केट लिंक चीजें हैं, जैसे अभी जीसेक को उन्होंने रिटेलर्स के लिए खोल दिया, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट्स करें, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे फिक्स्ड इनकम का मार्केट हो। ऐसे में उनकी सुरक्षा करना, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए भी वो उतने ही कटिबद्ध है। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम जो सरकार ने उस तरफ भी सोचा है। तो मेरे हिसाब से तो मैं उनको दूंगा 8.5 नंबर, सॉरी 4.5 नंबर 5 में। और सरकार इस के लिए कभी थोड़ा हार्ड मेजर भी लेती है, अगर लेना पड़े तो। जैसे अगर कई लोगों ने इस पर, विशेषकर मेरे कुछ मित्रों को बड़ा बुरा लगा है कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, उस पर टैक्स लगेगा। तो सरकार ने थोड़े हार्ड मेजर लिए, उससे बहुत ज्यादा लोगों पे असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अमाउंट आप शायद कह सकते हैं कि अमाउंट शायद बड़ा हो, लेकिन तो उसपे मुझे कबीर साहब का एक दोहा जो याद आता है कि वो कहते हैं कि चिऊटी चावल ले चली, यानी चींटी चावल लेके चली, चिऊटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी डाल।
तो ये अभी तक क्या हो रहा था कि समहाउ चीटी जो है चावल और दाल दोनों एक साथ लेके जा रही थी कि कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है मार्केट के मुकाबले और टैक्स पे एग्जम्पशन भी मिल रहा है। तो सरकार ने कहा कि भाई या तो चावल खाओ या दाल खाओ। तो ये हार्ड मेजर लिया है विच इज ओके, मतलब उससे बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। तो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि 4.5 आउट ऑफ 5 में नंबर दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि बहुत ज़्यादा लोगों पे असर नहीं पड़ेगा, और सरकार का हमेशा ये होना भी चाहिए कि आप आम जनता के लिए, ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए क्या कर रहे हो। जी। कहीं थोड़े बहुत तो हार्ड मेजर्स लेने भी पड़ेंगे, अदरवाइज अगर टैक्स कलेक्शन नहीं होएगा और पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। और बिल्कुल, और ऐसा बहुत बड़ा हार्ड मेजर मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड अ, लोग हैं जिनका इससे ऊपर का जी, जी, थोड़ा-सा मक्खन काट लिया है और बस कुछ नहीं हुआ। बस। थैंक यू सर। क्षितिज सर, यूलिप अभी टैक्सेबल हो गया है, टैक्स बेनिफिट हट गया है यूलिप से, तो अभी यूलिप के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या राय है? सो ब्रजेश जी, जहां तक यूलिप का प्रश्न है तो हमें थोड़ा इसको पहले संदर्भ में देखना पड़ेगा कि यूलिप किस तरीके से आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है। ज्यादातर जो यूलिप्स हैं वो एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही इन्वेस्टर्स को सोल्ड करे गए हैं। यूलिप एक और भी दो जो प्राइमरी बेनिफिट्स यूलिप में थे अभी तक, पहली चीज तो ये कि जितने भी इसमें से मैच्योरिटीज थे या कैपिटल विड्रॉल्स थे वो सारे टैक्स फ्री थे। सेकेंडली, यूलिप्स का सर एक फायदा और भी था कि काफी सारे जो निवेशक थे जिनकी मेडिकल कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि उनको लाइफ इंश्योरेंस मिले, तो कुछ यूलिप्स प्लान विदाउट मेडिकल्स भी इंश्योरेंस कवरेज देते थे। तो नॉन मेडिकल यूलिप प्रोडक्ट्स भी मार्केट में काफी ज्यादा फेमस थे, काफी ज्यादा लोग इसको लाइक करते थे, क्योंकि कुछ कारणों से काफी लोगों की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह रिजेक्ट होती थी, तो वो यूलिप्स बाय करके अपना टर्म इंश्योरेंस कवर लेते थे। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, तो इस पे मेरी राय बड़ी सिंपल है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, जब तक वो इक्विटी या ग्रोथ नेचर का है, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस उसके अंडरलाइनिंग पोर्टफोलियो और उसके फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पर होना चाहिए। इंडिया की जो इकोनॉमी है, ये अनलाइक यूएस या अनलाइक जापान एक पैसिव इकोनॉमी नहीं है, और अभी यहाँ पर बहुत सारे हिडन जेम्स हैं और बहुत ग्रोथ क्रिएट होगी। ये जो ग्रोथ का जितना भी ये जो ग्रोथ क्रिएट होगी, ये इंडिविजुअली एक इन्वेस्टर को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए आपको एक सारथी, एक फंड मैनेजर चाहिए जो वो स्टॉक्स को, उन शेयर्स को या उन कैपिटल स्टॉक्स को सर्च कर सके कि ये कंपनियां कल की एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक बनेंगी। तो एज लॉन्ग एज आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगर आपको रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर एक सुपरलेटिव रिटर्न्स देता है, तो मुझे नहीं लगता कि टैक्सेशन एज वेल एज कॉस्ट हमारे डिसीजंस को बहुत ज्यादा वे करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, हमें क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली एक्चुअल में होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि सामने वाला क्या लेकर के जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरी पॉकेट में क्या जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो रिलेटिव अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बेहतर है तो वो हमारे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, और उसके पीछे टैक्स क्या है, गवर्नमेंट क्या ले रही है या चार्जेस क्या लग रहे हैं, वो सेकेंडरी होना चाहिए। करेक्ट, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ललित जी, पीएफ के बारे में अभी बात हुई है, तो पीएफ में जैसा कि पता है कि 2.5 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, तो अभी ये सवाल उठता है कि अब ऐसे में लोगों को जो प्री कंट्रीब्यूशन था तो वो क्या करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए या स्टॉप करना चाहिए या कैलकुलेट करना चाहिए कि मेरा अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा, जा करके कैसे करें? नहीं, इसमें सबसे पहली चीज तो ये सोचने वाली है कि जैसे कि अभी विनायक जी ने बताया कि इम्पैक्ट जो है कितने लोगों पे है, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि अगर हम जो 2.5 लाख वाली जो हम बात कर रहे हैं, तो आपका बेसिक शुड बी 1.7 लाख पर मंथ, अगर आपको वो पूरा स्क्वीज करना है। और आपका जो पर एनम बेसिक होना चाहिए वो 20,40,000 के आसपास होनी चाहिए। एंड 20,40,000 पे जो कि नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं कि आपका 40% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी होता है, तो दैट मीन्स आपकी जो ग्रॉस सैलरी टोटल होनी चाहिए वो 50 लाख मिनिमम होनी चाहिए। तो 50 लाख की आपकी सैलरी होती है, तब जाके उसके बाद 1,70,000
1000 का जो आपका बेसिक है पर मंथ, उसके तब आप वो सीलिंग ब्रेक करेंगे। दैट इज नंबर 1। तो आप पहले ये देख लीजिए कि बहुत कम लोग हैं जो 50 लाख से ऊपर की ग्रॉस की सैलरी में ब्रैकेट में आएंगे। तो विनायक जी ने सही कहा है कि बहुत कम लोग इससे इम्पैक्ट होंगे। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर मान लीजिए मैं कैलकुलेट भी करता हूँ, मान लीजिए मेरा एक्सीड भी हो जाता है और मैं 1-1.5 लाख रुपए और एडिशनल या जितना भी मैं डालता हूँ, तो मेरे पास एवेन्यू क्या है? मेरा अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न में देखता हूँ तो 8.5 पे अगर मैं 30% देता हूँ तो भी मुझे 6% या उससे ऊपर मिल जाता है पोस्ट टैक्स रिटर्न। बट वही मैं ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट्स में आता हूँ, अगर मुझे डेट कैटेगरी में ही रखना है तो मेरे को जो प्री टैक्स रिटर्न ही मेरा उससे नीचे होता है, तो पोस्ट टैक्स तो और नीचे आ जाता है। अगर मेरा प्री टैक्स ही 5.5 के आसपास है तो मेरा तो पोस्ट टैक्स रिटर्न वो 4.5 के आसपास आ जाएगा। तो आप बैंक सेविंग्स के हिसाब से रिटर्न लेंगे। तो वहां पे मेरा सुझाव यही है कि पहली चीज, बहुत कम लोग इसमें ब्रैकेट में आएंगे। जो लोग आते हैं अगर उनको डेट टू डेट ही रखना है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज लेस देन 40, तो उसको अगर डेट में प्री टैक्स 6% लेके इतना फायदा नहीं होगा, 10-15 साल 20 साल उसके पास पड़े हैं। तो he can go for some aggressive avenues like equity and other balanced kind of a category, जहाँ पे वो अच्छा रिटर्न पाने की क्षमता रखता है। हाँ, अगर कोई उससे ऊपर है, 45 से ऊपर है, 50 से ऊपर, जिसको रिटायरमेंट में अब थोड़ा कम समय बचा है, उनको मैं फिर यही बोलूंगा कि आप 6% वाले में भी रखें, क्योंकि आपको प्री टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास एवेन्यू है उससे बेटर रिटर्न कमाने का तो आप जरूर लें। बट मेरा सजेशन ये है कि एनीबडी हुज गॉट थोड़ा टाइम है, जिसकी रिटायरमेंट में जिसके टाइम है अभी, तो वो ऑल्टरनेट ले सकते हैं। अदरवाइज रिटर्न्स में आपको फायदा ही है अभी भी। मतलब नेट नेट में अगर बात, एक चीज मैं अगर अलाउ करें तो मैं ऐड करूं। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ललित, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो अगर ग्रॉस सैलरी ऐसे लोगों की देखें जो इम्पैक्टेड हैं, हो रहे हैं, उनकी काफी ज्यादा है। और चूंकि मैं ऐसे कई लोगों के साथ डील करता हूँ या इनसे बातचीत करता हूँ, मैं इनके संपर्क में रहता हूँ, तो आमतौर पे अगर आप उनका रिस्क एनालिसिस करिए तो आपको पता चलेगा कि इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो लेते नहीं है। तो और अगर व्यक्ति 40 से 45 के बीच में है तो अभी उसके पास तो वक्त भी बहुत है, तो चाहे तो वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन में जा सकता है, एनपीएस हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, ऐसी जगहों पे जा सकता है। हाँ, 50 से ऊपर कोई व्यक्ति है जो कि रिटायरमेंट के करीब है, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो अगर टैक्स भी पे कर दे, ही स्टिल बेटर ऑफ, ही और शी स्टिल बेटर ऑफ। लेकिन अगर आप 40 से 45 साल के बीच में है, एक अंदाजा मैं मान के चल रहा हूँ कि आम तौर पे ऐसे लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, लेते नहीं। तो बिल्कुल सही है। इसका कारण यह है कि लार्जली पीपल आर लॉस एवर्स एंड दे आर नॉट रिस्क एवर्स। रिस्क है। हमको ऐसा लगता है कि ये लोग रिस्क एवर्स हैं, रिस्क एवर्स नहीं होते, ये लॉस एवर्स होते हैं। इनको पैसा खोने से डर लगता है, मतलब शायद कैपिटल इरोजन का डर लगता है। और तो अगर जबकि लेकिन उनको अच्छे से समझाया जाए तो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप जानेंगे कि इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये मैं और अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। बिल्कुल और सर। ऐसे में करीब 50 से ज्यादा लोगों को तो मैं ही जानता हूँ। और अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, अगर 15 साल या इससे ऊपर का किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो कभी भी लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर किसी भी रिस्क फ्री रिटर्न से देखेंगे तो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली इक्विटी या म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न बेहतर मिलेगा उससे। जी जी। एंड देयर इज अ केस फॉर अपॉर्चुनिटी लॉस आल्सो, कि 15 साल में जो आप बना सकते थे वो आप चूक जाते हैं बिकॉज ऑफ योर लेस रिस्क व्हिच यू हैव नॉट टेकन। तो कभी कभी रिस्क ना लेना भी बड़ा रिस्क बन जाता है। बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो मैं अगर आप 1 मिनट का वक्त आप दे सकते हैं ब्रजेश जी, एक बिल्कुल कहानी बिल्कुल सुनाना सर, चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी क्या है, रियल इंसिडेंट है कि कई बार क्या होता है, हम विकेट बचाने के चक्कर में रह जाते हैं, है ना। तो 1975 का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक टेस्ट का एक वनडे मैच था, वर्ल्ड कप के दौरान का। इंग्लैंड का एक ओपनर थे डेनिस एमिस, उन्होंने 192 रन बनाए। 60 ओवर के मैच हुआ करते थे उस समय वर्ल्ड वनडे इंटरनेशनल। तो 60 ओवर में ओपनिंग की उन्होंने और अंत तक आउट नहीं हुए, 192 बनाए। भारत ने जवाब में जब उतरी बैटिंग करने इंडियन टीम, तो भारत का भी एक ओपनर पहली बॉल से लेके 60वें ओवर तक नॉट आउट रहा।
उसने भी अपना विकेट नहीं गवाया, लेकिन उसने 36 रन बनाए। तो कई बार क्या होता है, उसने रिस्क नहीं लिया कि शायद विकेट चला जाएगा। You don't have to name the player. आई एम सॉरी, You don't have to name the player. We know it. आई नो, एंड इज आई मीन इज अ लेजेंड, लेकिन 36 रन बनाए और भारत मैच हार गया। तो ऐसे ही उदाहरण मैं अपने बेटे से दे रहा था, छोटे बेटे से, और मैं उसको भी ऐसे डिफेंसिव खेलने की आदत है। मैंने कहा फर्ज करो कि 10 ओवर में 90 रन बनाने हैं, तब भी क्या तुम डिफेंसिव खेलोगे? क्योंकि जब वो डिफेंसिव खेल रहा था तो मैंने पूछा इतना डिफेंसिव क्यों खेलते हो? तो बोला क्योंकि मैं आउट हो जाऊंगा। तो जब मैंने कहा अच्छा 10 ओवर में 90 बनाने हो, तो कहता है तब तो मुझे एग्रेसिव खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मैच नहीं हार जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक समझदार व्यक्ति अगर जो होगा तो वो लॉस एवर्स है, रिस्क एवर्स नहीं है। तो जब मेरे बेटे को समझ में आया कि मैं अगर स्लो खेलूंगा तो मैं मैच हार जाऊंगा, तो हार जाने का खतरा ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। और अल्टीमेटली अगर आप रिस्क नहीं लेते हो और आगे नहीं बढ़ते तो फिर वो आप टिके भी रहोगे तो भी आपने हारना ही है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार चांस तो लो, शायद आप समय है और आप रिस्क ले करके देखते हो तो शायद बेटर ऑफ होगे जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ही हमें सक्सेस मिलता है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे और बाहर सड़क पे ना निकलें तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर एक्सीडेंट के डर से हम गाड़ी रोड पे नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा बट हम कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। जी। बिल्कुल सही बात है सर। तो थैंक यू सो मच। अगला सवाल आपसे ही है सर। तो अगला सवाल ये है कि आप जो बजट में जो कुछ आया इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप विश कर रहे थे बजट से या कर सकते थे कि ये होना चाहिए था, ये होता मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टैक्सेशन पे सिंप्लीफाई करना जरूरी है। जैसे कैपिटल गेन गोल्ड में अलग अवधि के लिए है, इक्विटी में अलग है, अनलिस्टेड का अलग है ना? अगर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ज्यादा बेहतर होएगा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट फंड के लिए आप 3 साल से ज्यादा रखते हो और इक्विटी में 1 साल से ज्यादा रखते हो। आइडियली इट शुड बी अदर वे अराउंड। अगर आप चाहते हो कि लोग इक्विटी में ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो आप उनको इतने ऐसी सुविधा ना दें। और एक और बात जो मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए, शुरुआत ही करें लेकिन होनी चाहिए एक आदत डालने जैसी कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो पूरी टैक्स फ्री है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वही बात है जैसे कुछ पीएफ वाले फायदा उठाने वाले लोग थे, वैसे एग्रीकल्चर के लिए भी। तो क्यों ना उनको भी टैक्स देने की आदत डाली जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम से, लेकिन वो पे एक भी कुछ भी नहीं करते। तो उनको भी एक टैक्स शुरू करने की आदत डाली जाए, मुझे ऐसा लगता है। और टैक्स का नेट बढ़ाने की जरूरत है। तो एक मतलब एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाने वाली बात है। तो जितना ज्यादा कंधे होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो और सरकार की तो हालांकि जो मंशा होती है कि सरकार कहती है कि टैक्स पेयर को, अगर मैं दोहे से बोलूं कि कबीर लौंग इलायची दातुन माटी पानी, कि लौंग इलायची दातुन मिट्टी पानी सब दे दो, सब दे दो, कहे कबीर संतन को देत न कीजिए कानी। और ये संतों को ये सब देने के लिए ना आनाकानी नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो है वो सब दे दो। तो सरकार की अपेक्षा तो टैक्स पेयर से ये होती है कि जितना अधिक से अधिक दे सको उतना बेहतर होगा। तो ऐसे में अगर ज्यादा लोग टैक्स पे करें और ज्यादा लोग और ज्यादा मात्रा में, उतना ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सर। वैसे आपके पास हर सवाल या हर चीज से जुड़ा हुआ कोई ना कोई दोहा मौजूद है। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। क्षितिज सर, मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि बजट आने के बाद या आने से पहले क्या इन्वेस्टमेंट के रूल्स में कोई बदलाव हुआ है या होना चाहिए? ब्रजेश जी, आई थिंक जैसा ललित जी ने बिल्कुल ठीक बोला था स्टार्टिंग जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारा बजट केवल एक दिशा निर्देश है और हमारा जो व्यक्तिगत पोर्टफोलियो है वो हमारी रिस्क टेकिंग एपिसाइड, हमारे जो गोल्स हैं उसके बेस पर एक असेट एलोकेशन का ही टूल होना चाहिए।
हो सकता है किसी की इमीडिएट लाइबिलिटीज हो तो ऑटोमेटिकली उसके एफडीज ज्यादा होने चाहिए, बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा होने चाहिए। और कोई अगर यंग है जिसके पास ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली वो एक लंबी इनिंग खेल सकता है, ज्यादा रिस्क ले सकता है। मेरे ख्याल से एसेट एलोकेशन के अलावा और कोई भी तरीका नहीं है इस मार्केट को सरवाइव करने का, इस मार्केट से रिटर्न जनरेट करने का। इसको मैं कई बार इस तरीके से भी समझाता हूँ कि लोग बाग ये सोचते हैं कि एसेट एलोकेशन में म्यूचुअल फंड्स भी इक्विटीज है या शेयर मार्केट रिस्की है। तो आज की तारीख के अंदर शेयर मार्केट या जो हमारी कैपिटल मार्केट्स हैं और हमारी हेल्थ है, ये दोनों आपस में लिंक हैं, राइट। एक डाइटिशियन भी आपको कहता है कि आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। सेम वे आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी संपूर्ण होना चाहिए, उसमें गोल्ड की भी जगह है, उसके अंदर आरईआईटी की भी जगह है, उसके अंदर पीपीएस की भी जगह है। विदाउट गेटिंग प्रेजुडिस हमें हर चीज को समझना चाहिए, हमें उसके रिस्क और रिटर्न को असेस करना चाहिए। अपना जो भी आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो भी आपका मार्गदर्शक है, उसके साथ आप विचार विमर्श कीजिए और एक अपना असेट प्लान बनाइए। हम एक नए भारत में हैं, हमें एक नए युग में है, हमारी सोच थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। अब वो जमाने गए जब हुंडियां होती थी या 14% ब्याज आती थी, वो जमाने गए। थोड़ा सा हमें अग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपनी वेल्थ के प्रति सचेत होना पड़ेगा। हम अपनी हेल्थ के प्रति सचेत हैं, हमें अपनी वेल्थ के प्रति भी सचेत होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अभी पिछले कुछ अगर सालों में हमने देखा है कि हेल्थ के प्रति लोग सचेत हुए, मगर अदरवाइज इससे पहले बहुत ज्यादा ऐसा अवेयरनेस नहीं था। जी और होपफुली थोड़ा सा मार्केट्स को लेकर के भी लोग या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के भी होना शुरू हुए हैं। तो या आई थिंक बजट ने एक चीज को और एड्रेस करना चाहिए था। जो लास्ट ईयर यस बैंक का जो फियास्को हुआ, तो अभी भी बहुत सारे निवेशकों में एक बैंक एफडी को लेकर और बैंक डिपॉजिट को लेकर एक कहीं ना कहीं डर है, एक कहीं ना कहीं संशय है। इस बजट ने उस संशय को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करी है कि जो इंश्योरेंस लिमिट है वो 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख 5 करी है। लाख कर दिया। बट मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी नाकाफी है, क्योंकि हम लोगों के समाज के अंदर आज भी अगर हमें एक रिटेल सेवर को चिट फंड कंपनी से या कमिटी से या हुंडियों से निकालकर एक मुख्य धारा में लाना है, तो शायद गवर्नमेंट को डेट की साइड पर या सेफ्टी की साइड पर थोड़ा कुछ और करने की शायद ज्यादा जरूरत है। जी सर, विनायक जी आप कुछ कह रहे थे सर। जी तो जो कन्वेंशनल पिछले 25 सालों में अगर आप देखिए, विशेषकर 25, 27, 28 सालों में, तो स्पेंडिंग पैटर्न जो है वो देश का काफी हद तक बदल गया है। और ये टियर 1 सिटी से लेकर टियर 4 सिटी तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि स्पेंडिंग पैटर्न बहुत तेजी से बदला है, लेकिन मोर और लेस जो सेविंग पैटर्न है या इन्वेस्टिंग पैटर्न है वो मोर और लेस सेम है। आमतौर पे बहुत ज्यादा उसमें फर्क आया नहीं है। तो उस पर अगर आप कहें तो मैं एक दोहा सुना दूं आपको कि कबीर साहब जी कहते हैं कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे वो सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। तो एक अच्छा अगर आप कंसल्टेंट है, आपके पास कोई एडवाइजर है, तो उसकी बातों पे ध्यान दें। और अगर वो आपको एक नई दिशा, नए तरीके का इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्क एपेटाइट को के हिसाब से अगर वो बता रहे हैं, उस पर गौर करें। हम पुराने ढर्रे से बात, जैसा अग्रवाल जी ने भी कहा कि पुराने ढर्रे की इन्वेस्टमेंट से बात बनने वाली है नहीं। तो इसलिए आप यू नीड टू ओपन अप, थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए तैयार करिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब हमें माहौल के साथ बदलना पड़ेगा। ये नया भारत है, जैसा कि क्षितिज सर ने बोला। तो नए भारत में, नए युग में नए तरीके से अगर आप नहीं सोचेंगे तो शायद दूसरों से पीछे छूट जाएंगे। और यही वजह थी कि शायद हमारा भारत वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे था। कि आज भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जगहों पे अगर उनका टोटल जीडीपी का रेशियो देखें और हमारा देखें म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट्स का, अदर देन सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी, तो वो नेग्लिजिबल है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। और जैसा कि विनायक जी ने कहा कि हमें अपने एडवाइजर का, अपने कंसल्टेंट्स की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने एसेट एलोकेशंस करने चाहिए। ललित जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि बजट से जो लोग रिटायर्ड लोग हैं
उनको क्या फायदा हुआ है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? ये एक थोड़ी सी आई वुड से कि कमी रह गई थोड़ी सी, ऑल्दो ये अच्छी पहल थी कि जो 75 इयर्स प्लस को ही जो इन्होंने एग्जेम्प्ट किया टैक्स फाइलिंग से, बट उसका भी जो क्राइटेरिया रखा वो थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, एंड बहुत कम लोग ही उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत कम होता है कि आप किसी एक ही बैंक में जाके सब कुछ डाल देंगे और वहीं पे आपका इंटरेस्ट आ रहा है। समटाइम्स नॉर्मल लाइफ में भी आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन कर ही देते हैं कि कुछ आपका फिक्स डिपॉजिट में होता है, कुछ आपका बैंक डिपॉजिट ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में होता है, कुछ लोग इधर उधर डेट या प्राइवेट एफडीज भी ले लेते हैं। तो देयर आर मेनी एवेन्यूज जो लोग कर लेते हैं, ऐसा बहुत कम आपको मिलेगा कि आप एक ही जगह सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड रखोगे। तो दैट वेज ये थोड़ा सा कमी रह गया मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ ये पहल अच्छी है कि लोगों को थोड़ा इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है इसको मिलेगा, तो जिन लोगों को मिलेगा वो अच्छी चीज है, बट बहुत कम लोग होंगे जिनको इस तरीके से होगा। हो सकता है इसमें और आगे चल के सुधार किया जाए इस पहल के ऊपर, तो शायद और सिंप्लीफाई किया जाए इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए, तो तब लोगों को मैं सही मायने में कहूंगा कि फायदा हुआ। बट ये कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत है, अच्छी इंटेंट के साथ शुरुआत है, बट हाँ थोड़ा इसको और इनको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इसका मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा लोग उठा पाएंगे इन दी करंट फॉर्म। थैंक यू सर। अभी काफी सवाल आए हुए हैं निवेशकों के, तो मैं स्मृति जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे पैनलिस्ट से निवेशकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। स्मृति, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ब्रजेश गिरी जी। और जैसा कि हमारे पैनल डिस्कशन में आज तमाम पहलुओं पर बात हुई, किस तरह क्रिकेट और मैचेस के एग्जांपल्स देकर हमारे पैनलिस्ट ने बजट 2021 और 22 के बारे में इलैबोरेट किया, उसके बारे में हमें समझाया, कॉमन मैन पर इसका इम्पैक्ट बताया, इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए कितना जरूरी है, टैक्स पेमेंट से बेनिफिट भी कॉमन मैन को हो ये भी जरूरी है, अपने पैसों को लेकर एक आम आदमी को क्यों और कितना सजग होना चाहिए, कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन तमाम एस्पेक्ट्स पे बातें हुई, अपने विचार रखे। विनायक सापरे जी के बारे में जरूर ये बोलना चाहूंगी कि आपके दोहानॉमिक्स से लोगों की बजट को लेकर बेहतर समझ जरूर बनी होगी। और क्षितिज जी आपसे अगर बात करें तो आपने डेफिनेटली एक विचार करने वाली बात बोली कि बहुत जरूरी है ये समझना कि शेयर मार्केट्स, हेल्थ और म्यूचुअल फंड्स एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। तो इन पहलुओं पर, इन एस्पेक्ट्स पे जरूरी है कि एक कॉमन मैन अपनी भूमिका समझते हुए किस तरीके से अपना पैसे का संतुलन बनाए रखे, ये बातें हुई हैं। तो इसी के साथ जो चर्चा के दौरान हमारे पास चैट बॉक्स में कुछ सवाल आए हैं, आप पैनलिस्ट से अनुरोध है कि इन सवालों का जवाब देते हुए हमारे ऑडियंस के डाउट्स जो हैं उनके मन में उनको क्लियर करें और उनको बेहतर गाइडेंस दें। पहला सवाल है, इज यूजिंग पेटीएम मनी फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड सेफ? ललित शर्मा जी। मुझे इसमें कोई ऐसा रिस्क दिखता नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो पेटीएम के पास आज के समय में 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, एंड हमने भी काफी एसोसिएशन में उनके साथ प्रोग्राम किया। पेटीएम मनी में ही ऑलमोस्ट उनके पास पेड यूजर जिसको हम बोलते हैं दैट इज मोर देन 40 मिलियन एज ऑफ नाउ। तो जिनका पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे तो भी वो पेटीएम मनी में पड़ा है, एंड दे आर एज ऑफ नाउ दे आर ओनली यूटिलाइजिंग लिक्विड फंड्स। And for I forget about what is money lying it, 500 मिलियन से ज्यादा लोग पेटीएम को यूज कर रहे हैं डेली ट्रांजैक्शंस के लिए। तो वहां पे उन्होंने तो सिक्योरिटी यूज कर ही लिया, अपने बैंक अकाउंट्स को लिंक कर ही लिया। तो दैट वेज अगर दैट इज बीन प्रूवन कि वहां पे सेफ्टी इशू नहीं है, एंड यूपीआई इज अ वर्ल्ड रिनोड आज की डेट में हम बोले तो वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट इंटरफेस आज की डेट में क्रिएटेड है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि डिजिटल मनी एंड डिजिटल वे आउट इज द फ्यूचर वे आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर चीज में जाएंगे, एंड यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी द वे ऑफ लाइफ। तो इट्स नॉट ओनली
पेटीएम मनी, आई मीन उसके जैसे और भी जितने प्लेटफॉर्म हुए वो सबके सब सेफ हैं आज की डेट, सेफ हैं आज की एंड डेट द में। मोमेंट, आई मीन इसमें सबसे ब्यूटी है कि द मोमेंट यू डू द ट्रांजैक्शन, आपको इमीडिएटली म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्कीम में जब आप इन्वेस्ट करते हो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से भी आता है, तो यू गेट द डबल काइंड ऑफ अ चेक, म्यूचुअल फंड कंपनी भी आपको एक्नॉलेजमेंट देती है इमीडिएटली, तो बोथ साइड्स इट इज बीन सेफगार्डेड। क्षितिज अग्रवाल जी, आपसे अगला सवाल की पूछा है अमर कश्यप ने कि आई रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन 31st/12 in December 2020. Where should I invest? स्मृति जी, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए जैसा है कि एज डेफिनेटली 60 बियॉन्ड होगी, राइट, सो इनका जो मेरी समझ है कि रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम होगी, लेकिन सिंस ये जो सिनेरियो है और जो आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में भी इंडिकेशन दिया है कि आगे चलकर भी जो ब्याज दरें हैं वो काफी लोअर साइड पर रहेगी, बावजूद इसके पोर्टफोलियो में या थोड़े से रिटर्न्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि करीब 20% तक तो एग्रेसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स के अंदर लगाना चाहिए। 80% पैसा आप आरबीआई बॉन्ड्स या जो सेफ डिपॉजिट्स वगैरह है वहां पर अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, लेकिन 20% पैसे से तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा और थोड़ा सा नजरिया लंबा रखिए, 3 साल 5 साल, इस मार्केट के अंदर जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं अच्छे रिटर्न्स बनने की पूरी उम्मीद है। एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे पास, मैं ब्रजेश जी से अनुरोध करूंगी, आई रिक्वेस्ट हिम टू आंसर दिस क्वेश्चन, निफ्टी एंड सेंसेक्स मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, किसी ने हमसे सवाल पूछा है सर। ये एक्चुअल में शायद किसी को भी नहीं पता है। अगर ये किसी को पता चल जाए कि ये कहाँ पे जा रहा है और कितने दिनों में पहुंचेगा, तो उसे शायद किसी को कुछ बताने या कुछ करने की जरूरत कभी रहेगी नहीं। तो ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को देखते हैं, एफआईआई इनफ्लोज को देखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हैं और जिस तरीके से इकोनॉमी वापस रिबाउंड हो रही है, वापस ट्रैक पे आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगले अगर हम 3-4 साल की बात करें तो मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में आनी चाहिए और बेहतर रिटर्न मिलने चाहिए हमें ओवर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। मैं इसको अगर एक दोहे से जवाब दूं, चलेगा? बिल्कुल 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 विनायक जी, बिल्कुल। तो आपके ही शहर के पास के रहीम साहब का दोहा है कि रहीम कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही, मतलब आगे की जो बात है ना उसके बारे में, आगे क्या होना है इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कहनी सुननी की नाही, जो जानत है ते कहत नहीं, जे जानत है ते कहत नहीं, जिसको मालूम है, किसको मालूम है? ऊपर वाले को मालूम, ईश्वर को मालूम है, जे जानत है ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं, जो बताता है उसको मालूम नहीं होता। हमारे यहाँ जब भी बाजार तेजी में होता है तो बहुत सारे तथाकथित एक्सपर्ट भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते हैं, और आप ये इन लोगों से जरा बच के रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, और अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करिए बजाय इसके कि निफ्टी कहाँ जाएगा और सेंसेक्स कहाँ जाएगा, क्योंकि बाजार ऊपर या नीचे जाने से पहले मेरे आपसे नहीं पूछता कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। मैं एक छोटा सा इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, जस्ट फॉर दी अगर हमारे कुछ दर्शक होंगे जो एकेडमिक्स हैं या जो थोड़ा सा टेक्निकल भी जानकारी रखते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट कर सकता है कि सेंसेक्स अगले 5 साल में या 10 साल में कहाँ होगा। आपको एक सिंपल फॉर्मूला यह रखना है कि पी मल्टीपल्स और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी सेंसेक्स का है उसको डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अभी सेंसेक्स का अर्निंग पर शेयर अगर आपका 2350 है तो आप 2350 रखो और आपको 33 आपका पी मल्टीपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको करंट लेवल्स मिलते हैं। तो अगर आप ये देखते हो कि अगले 5 साल में जो ईपीएस है मार्केट का 20% 15% का स्लेटेड है, जो आपको बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट में मिल जाएगा, तो आप उसके बेसिस पे फ्यूचर ईपीएस वैल्यू निकाल लो, उसको डिवाइड करो और पी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सेंसेक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप प्रोजेक्ट तो कर ही सकते हो, तो एनीबडी कैन प्रोजेक्ट। तो दिस इज बेसिक मैथ्स, कोई इतने वो नहीं है, हाँ वो मल्टीपल रहेगा, इट इज ऑल प्रोजेक्शंस। सो उसके ऊपर जैसे कि अभी ब्रिजेश जी ने भी बोला और विनायक जी भी ने बोला कि इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो हमसे पूछा गया है, विच इज बेटर, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड? ललित जी, मैं आप ही से चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें। ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं इसको पास ऑन करूंगा बिकॉज लोगों को लगा कि मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग म्यूचुअल फंड, तो आई मे
let Kshitij Agrawal ji answer this Kshitij question. Agrawal ji is the best person to answer. थैंक यू ललित जी, थैंक यू स्मृति। बेसिकली सर कंपैरिजन का प्रश्न तब होता है जब हम कंपेयर करें एप्पल्स विद एप्पल्स को, जो अंग्रेजी की कहावत है। सो प्रॉपर्टी हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड्स हुआ, ये सब इनके डायनेमिक्स अलग हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग है, इसके अंदर जो लिक्विडिटी का रिस्क है कि कितनी जल्दी आप इसको इनकैश कर सकते हैं, वो सारी चीजें अलग है। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा किसी फ्लैट में 50 लाख का, 60 लाख का, और कल आपको अगर 10 या 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस फ्लैट में से कोई एक हिस्सा बेच सकते हैं, राइट? आपको पूरा फ्लैट ही सेल करना पड़ेगा। जो सही तरीका है वो यही है कि हम अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और थोड़ा सा पैसा प्रॉपर्टीज के अंदर जितना हमें जरूरत है, थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर, थोड़ा सा जो और लंबे समय का पैसा है, तो टिपिकली एक वेल्थ ट्राइंगल बनता है। आपका जो 10 साल के ऊपर का जो पैसा है वो आप शेयर मार्केट में डालिए, एक अपने कोर असेट्स बनाइए, और जो आपको एक रिस्की असेट्स है उनको आप सैटेलाइट तरीके से चलाइए। तो आई थिंक आपस में कंपेयर करना सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना सेट एलोकेशन करेंगे तो वो हमारे लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा लॉन्ग टर्म के लिए। जी, बजट इस साल नहीं हर साल है, और हर साल सेम प्रश्न होगा और सेम ही आंसर है। विनायक जी से अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू विनायक जी, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, हाउ टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन गुड फंड एंड बैड फंड? एक मिनट, can I read the how to identify a good mutual fund to invest for a new investor? How to okay. How to identify a good mutual fund? Basically आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि फंड हाउस का, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कितनी कंसिस्टेंसी है उनके परफॉर्मेंस में, उसको देखें, और किस तरीके का फंड वो मैनेज कर रहे हैं, क्या वो आपको मैच करता है, आपकी नीड्स को मैच करता है या नहीं करता, इन सब बातों पे गौर करें। कितनी ट्रांसपेरेंसी है, और हालांकि सारे म्यूचुअल फंड क्योंकि सेबी द्वारा रेगुलेटेड हैं, तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सारे लोग ही इस्तेमाल फॉलो करते हैं। तो ऐसे में फंड हाउसेस का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, उस पर्टिकुलर स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है। और उसके बाद आप, और आपकी रिस्क एपेटाइट, उसके बाद आप निवेश करने की सोचें। एक और सवाल आया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। I would request like any one of you to answer this. Which fund gives good return? That is mid cap, small cap or large cap funds. I want to invest money in mutual fund for more than 5 years. सुमित शुक्ला जी का ये सवाल है। अब ब्रजेश गिरी जी, आप। जी स्मृति, जो ये सवाल है आपका कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में कहाँ इन्वेस्ट करना, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एसेट एलोकेशन की बात हो रही थी, तो मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि एसेट एलोकेशन सिर्फ ये नहीं होता है कि आप डेट में कितना कर रहे हो, इक्विटी में कितना कर रहे हैं, गोल्ड में क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट इक्विटी के अंदर भी एसेट एलोकेशन होता है। तो इक्विटी के अंदर एसेट एलोकेशन कैसे होता है कि आप लार्ज कैप में कितना कर रहे हो, मल्टी कैप में क्या कर रहे हो, मिड कैप में क्या कर रहे हो, स्मॉल कैप या थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स में क्या कर रहे हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, अगर आप 100 रुपया अगर आप लगा रहे हो, तो जो आइडियली होना चाहिए कि आपका रिस्क एपेटाइट, आपका एज ग्रुप, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या पोर्शन लार्ज कैप में रहेगा और क्या स्मॉल, क्योंकि स्मॉल कैप आपका सबसे ज्यादा रिस्की होएगा, सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड सबसे ज्यादा रिस्की होंगे, लार्ज कैप जो होंगे उनमें आपका रिलेटिवली रिस्क जो है वो कम, लोअर साइड पे होएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप इसके अंदर अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हो। आइडियली 30% के आसपास लार्ज कैप होना चाहिए, 30% मल्टी कैप या मिड कैप हो, और 20% के आसपास आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। इट डिपेंड्स, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है। अगेन आप अपने कंसल्टेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि इसका कोई थंब रूल नहीं है। ये आपकी एज, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही डिसाइड किया जा सकता है कि आपको कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और सवाल है SIP की अगर बात करें, my 100% saving or investment is in SIP. Is it safe? क्षितिज अग्रवाल जी।
स्मृति जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और SIP आई थिंक एक बहुत ही अच्छा तरीका है शेयर मार्केट में निवेश करने का। जितना भी शेयर मार्केट की उथल पुथल होती है, उससे बिल्कुल अपने आप को अलग रखकर और एक लंबे समय के निवेश में SIP में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल बेझिझक होकर कह सकता हूँ कि अगर 5 साल से ऊपर का भी किसी का नजरिया है शेयर मार्केट का, SIP के थ्रू निवेश करें, बिल्कुल भी जोखिम नहीं है और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। अब चलते चलते एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड इन सच अ सिनेरियो। आई वुड लाइक विनायक सापरे जी टू टेक दिस क्वेश्चन। I'm sorry, who has asked this question? Best time to buy gold in such a scenario. What is the best time? See, as I said earlier also, and again I'm repeating it, nobody knows, but yes, अगर आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं तो आइडियली गोल्ड में भी आपका एलोकेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि 8% इज गुड इनफ, 8%, 8 to 10% ऑन द हायर साइड गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। और तो देयर इज मार्केट टाइमिंग, चाहे वो गोल्ड की हो या इक्विटी मार्केट की हो, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है तो वहां पर भी आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं। तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट करें। आमतौर पे जो गोल्ड में रैली दिखाई देती है, कई बारी जब बहुत ज्यादा गोल्ड बढ़ता है, उसके पीछे कारण जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो सकते हैं या अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। एक बात जरूर गोल्ड के बारे में ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज काफी कम है, तो इट्स मोर टू डू विद द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स देन एक्चुअली गोल्ड का। अगर आप यूज देखिए तो यूज कम है, लेकिन हाँ, आपका गोल्ड का एलोकेशन बिल्कुल हो सकता है। इसमें 8 से 10% करिए अगर गोल्ड आपको प्राइस बहुत ज्यादा लगता है, आप स्टैगर्ड वे में करिए। सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स, हमारे ऑडियंसेस से। एक लास्ट सवाल हम और ले लेते हैं। पीयूष श्रीवास्तव जी का सवाल है, हाउ शुड वी इन्वेस्ट इन ग्रोथ और हाउ शुड वी इन्वेस्ट इन ग्रोथ और बुल मार्केट व्हेन मार्केट इज एट पीक? Let Lalit ji, you answer it. Yes, see markets at peak and bull market, ये एक जैसे अभी विनायक जी भी बोल रहे थे कि ये कोई एंटिसिपेट कर नहीं सकता है। एंड मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्च में जब मार्केट ऑलमोस्ट 38% डाउन हुआ एंड उसके एकदम बाद जैसी रिकवरी हुआ, मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड जो मेरे क्वांटिटीज हैं, जो मुझसे सलाह ले लेते हैं कई बारी, तो majority of them they were like very happy कि भैया निकाल लो, मुझे भी फोन कर करके कि मेरा निकलवा दो, मुझे ना यहाँ जरूरत है, मुझे वहाँ जरूरत है। जरूरत नहीं भी थी बट स्टिल दे वर somehow happy कि चलो पैसा रिकवर हुआ। एंड उनको इतना ज्यादा एंटिसिपेशन था कि और अब ये दोबारा बढ़ेगा नहीं, ये नीचे होएगा तो फटाफट निकाल लो। तो ये पैनिक और इम्पल्स डिसीजन होते हैं जब आप मार्केट के इस तरीके के साइकिल को विटनेस करते हो, चाहे एकदम से चढ़ाव आया या एक तरफ से बुल रन आया। और नॉर्मली ये हम हमेशा बोलते हैं कि व्हेन बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग। तो नॉर्मली लेकिन हम करते हैं उसका उल्टा है कि जब मार्च में जब सबसे नीचे था, सब बेच रहे थे, तो किसी की खरीदने की हिम्मत नहीं थी। एंड आज की डेट में जब सब खरीद रहे हैं, FIIs खरीद रहे हैं, तब सब खरीदना चाहते हैं। तो ये इसी से बचने के लिए क्षितिज जी ने सिंपल आपको बताया कि भाई SIP इज द बेस्ट रूट और सबसे सेफेस्ट। अगर आपको सेफ गार्ड करना है, SIP से सिर्फ आप एक्यूमुलेट नहीं करते पैसा या इन्वेस्ट नहीं करते, आप सेफ गार्ड करते हो अगेंस्ट रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन जो मार्केट के होते हैं। तो SIP में कीजिए, क्योंकि आप कभी भी जब भी आप मार्केट का टाइमिंग वेट करोगे कि ये बुल रन में लेना चाहिए या मुझे बियर रन का वेट करना चाहिए, तो आप फिर वेट ही करते रह जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि एक गोल निर्धारित कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के, एक एडिक्वेट अमाउंट डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, और एक ड्यूरेशन जो भी टाइम लिमिट है आप वो डिसाइड कीजिए, तीनों चीजें बैठ के अपने एडवाइजर के साथ, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, क्योंकि ये आप लोगों का काम नहीं है और आप लोग वो कर भी नहीं पाएंगे। एक दो बारी शायद चीजें फिट हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन समटाइम्स चीजें उल्टी भी पड़ जाती है। तो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। ये बुल रन और ग्रोथ रन उसका कोई फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि उसका एक फिलॉसफी है, कोई मंत्रा बन जाए
तो एवरीबॉडी वुड बी वेल्दी इन नो टाइम्स। हम्म। अग्रवाल जी, आप इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं या विनायक जी? मैं करूं भाई? श्योर सर। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so I recently did a small research sort of. अगर आपने दिसंबर 2015 में अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में एसआईपी शुरू की होती, ओके, चाहे वो इक्विटी, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या मल्टी कैप हो, और जून 2020 में यानी 4 साल 7 महीने बाद आपके रिटर्न सिंगल डिजिट रिटर्न थे ज्यादातर फंड्स में, और वो भी लोअर सिंगल डिजिट थे, 3, 4, 5%, 6% तक के रिटर्न थे। और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उस समय बोल रहा हो कि बहुत से लोगों ने उस समय मार्केट में तथाकथित विशेषज्ञों ने सेल कॉल दिया था कि आप बाहर निकल जाइए मार्केट से, 100% बाहर निकल के शून्य कर लीजिए अपना इक्विटी का कंपोनेंट। 6 महीने तक अगर आपने वो और कंटिन्यू की एसआईपी, दिसंबर 2015 से शुरू की हुई एसआईपी अगर आपने दिसंबर 2020 तक कर ली और उसकी बात नहीं मानी जो आपको जून 2020 में बोल रहा था कि बाहर निकल जाओ, तो आपको यकीन नहीं होगा उस 6 महीने की वजह से आपका रिटर्न जो 2%, 3% था वो बढ़कर 12, 14, कहीं कहीं पे तो 18% तक पहुंच गया। ओके, इसमें एक चीज जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, एसआईपी का एक बहुत बड़ा गुण है, वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर आप जून 2020 में आप कॉस्ट निकालते, कॉस्ट पर यूनिट की अगर आप निकालते, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, मान लीजिए एक फंड के, अगर मैं नाम नहीं ले रहा, उसका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट था 12 रुपए कुछ पैसे, ठीक है, और आपने 6 महीना यानी जून 2020 से दिसंबर 2020 तक मार्केट ऊपर चला गया बाय 37%, 37% से मार्केट ऊपर गया है करीब करीब, लेकिन रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से उस व्यक्ति की जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए कुछ पैसे थी वो बढ़कर 13 रुपए कुछ पैसे हो जाती है, जबकि एनएवी कहीं की कहीं निकल गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो उसका एक और भी फायदा होता है, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो है, वो है ही, लेकिन धैर्य और अनुशासन जो 2 बड़े पिलर्स हैं एसआईपी से रिटर्न पाने के, उसमें एक जो काम आता है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो काफी कम रहती है बनिस्बत मार्केट रेट के, तो वो आपको एसआईपी में बहुत फायदा देती है। और 5 साल तो मैं कम ये बता रहा हूँ अंतराल, आपको आइडियली एसआईपी आप जितने लंबे अंतराल के लिए करेंगे उतना ज्यादा आपको इन सब चीजों का फायदा होगा। क्षितिज जी, मैं आपके भी कमेंट जानना चाहूंगा ये बुल रन और ग्रोथ पे, एंड ब्रिजेश आपके भी। Sorry, I missed your point. ये बुल रन और ग्रोथ फेस में जो लोग टाइमिंग से पूछ रहे हैं, तो मैं, क्योंकि आप काफी इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो आप भी थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कीजिए प्लीज। सो ललित जी, बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने पूरे प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही बोला कि बजट हमें एक दिशा निर्देश देता है और दिशा बिल्कुल क्लियर है। हम एक्सप्रेस वे पर हैं, गवर्नमेंट ने सारी स्पीड लिमिट खोली हुई है, राइट। हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर इस मार्केट में निवेश करना चाहिए। एसआईपी सबसे बेस्ट है, और जब तक इंटरेस्ट रेट कम रहेंगी पूरे वर्ल्ड ओवर, तब तक इस मार्केट को कोई, मुझे नहीं लगता कोई अप्रासंगिक खतरा है कि किसी तरह से कोई करेक्शन आएगा। आपने बहुत सही बात बोली कि हम 12% जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो अगले साल अगर कंपनियों ने जीडीपी को 5% से भी आउट परफॉर्म करा तो 17% अर्निंग कम से कम ग्रोथ आनी चाहिए। तो 17% तो हमें सामने से लगता है कि हाँ, इतना एक रियलिस्टिक है। और डेफिनेटली मार्केट को टाइम करना, अगर कोई टाइमिंग करना चाहता है तो अपने लिक्विडिटी को टाइम करे, अपने एसेट एलोकेशन को टाइम करे, ना कि मार्केट को टाइम करे। मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए। टाइम इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम देने वाले हो, किस टाइम पे एंटर कर रहे हो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 10-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप आज करो, कल करो, परसों करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिटर्न लेके जाओगे।
आई होप हमारे ऑडियंसेस के जितने भी क्वेश्चंस, डाउट्स और एंटिसिपेशन थे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हमारे जो एमिनेंट पैनलिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं वो काफ़ी हद तक उनसे बात करके उनका ये पूरा डिस्कशन, डिटेल्ड एनालिसिस बजट को लेकर काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। और आज इस वेबिनार को समाप्त करते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पैनलिस्ट का, श्री ललित शर्मा जी, श्री ब्रिजेश गिरी जी, श्री क्षितिज अग्रवाल जी, श्री विनायक सापरे जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आदित्य बिरला, सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण जिनके कोलैबोरेशन से इस वेबिनार को आज हम मुमकिन कर पाए हैं, आपका आभार। आगरा से हमारे ऑडियंस में हिस्सा लेने के लिए हमारे दर्शक, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि ये वेबिनार एक ऑनलाइन निवेशक शिक्षक के रूप में सफल रहा, उन सभी पहलुओं पर इंसाइट्स देने में जो कि निवेश या इन्वेस्टमेंट से जुड़े इनहिबिशंस या डाउट्स एक निवेशक के मन में होते हैं और आपके लिए इन्वेस्टमेंट कितना बेहतर विकल्प है, इन तमाम पहलुओं पर एजुकेट करने की इस पहल में ये वेबिनार कारगर रहा है। इसी के साथ आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं स्मृति रस्तोगी आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण के कोलैबोरेशन के बिहाफ पे आप सबको धन्यवाद करते हुए नमस्कार कहती हूँ।